आइए गाइस स्टार्ट करते हैं हम ये सेक्शन 16 हमने देख लिया था। सेक्शन हमने क्या देखा था? सेक्शन में व्हाट वी हैव सीन, हमने देखा कि भैया सेक्शन 16(1) कहता है कि आपको सप्लाई लेनी चाहिए, और सेक्शन 16(2) कहता है सप्लाई लेने के लिए आपके पास क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए, वो सेक्शन 16(2) की बात करता है। फिर हमने सेक्शन 16(3) देखा था कि भैया एक व्हाट वी कैन से दैट द रजिस्टर्ड डेप्रिसिएशन अगर आप लोगे, उसकी बातें हमने देखी थी। इस तरह हमने रूल्स भी देख लिए थे, और ये सारी बातें हमने डिस्कस की थी। आपने इसके नोट्स वगैरह भी बनाए होंगे। सेक्शन 16(2) ये सारा एनालिसिस आपने पढ़ा होगा, डेफिनेटली आपने पढ़ा होगा, मैं ये मान के चल रहा हूँ। हाँ जी, किसी कोई डाउट है अभी तक में? पढ़ा पूरा पढ़ लिया सारा? आया ना? किसी कोई डाउट है इसमें? चल, सेक्शन 17(5) हमने ब्लॉक क्रेडिट बहुत अच्छे से किया। कौन कौन सी क्रेडिट आपकी ब्लॉक है, कौन कौन सी क्रेडिट ब्लॉक नहीं है, तो सारी बातें हमने देखी सेक्शन 5 की। इसके साथ हमने क्लेम इनपुट टैक्स क्रेडिट और CGST के रूल्स ये पढ़ लिया था अपन ने। नहीं पढ़ा था? चल, सो यहाँ पे अगर मैं बात कहता हूँ कि देखिएगा, एक ब्लॉक क्रेडिट में वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस थी वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस एंड सप्लाई फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, हाँ जी। उसके बाद में क्या था आपके पास में? गुड्स और सर्विस ऑन बोथ ऑन विच that is goods or service both are taxable of the immovable property other than plant machine. अच्छा, construction include reconstruction, renovation, addition, alteration, or repair to the extent capitalized. यहाँ एक थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन ध्यान रखना बेटा, यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ जी, स्टार्ट हो गई क्लास हमारी, और ये डी पॉइंट का एक एक्सप्लेनेशन है जो शायद कल हमने रह गया होगा, शायद हमने डिस्कस किया था, आई थिंक किया या नहीं किया, आई डोंट नो। हाँ जी, इसमें थोड़ा सा मैं एक और आपके सामने ये प्रकाश डालना चाहता हूँ कि फॉर द पर्पस ऑफ क्लॉज C एंड D द एक्सप्रेशन कंस्ट्रक्शन इंक्लूड। हाँ जी, इनमें जो कंस्ट्रक्शन की बात कर रहा है ना, इन दोनों में जो कंस्ट्रक्शन की बात कर रहा है, इसके अंदर क्या है? रिकंस्ट्रक्शन भी शामिल है, रिनोवेशन, एडिशन और अल्ट्रेशन और रिपेयर भी शामिल है भैया जी, रिपेयर भी शामिल है टू द एक्सटेंट ऑफ कैपिटलाइजेशन। बात समझिएगा साहब, अगर आपने उसका कैपिटलाइजेशन किया है, कैपिटलाइजेशन का मतलब समझ में आता है ना, उसको फिक्स एसेट्स की कॉस्ट में ऐड किया है, तो ही वो क्या होगा आपका, तो ही वो आपका ब्लॉक क्रेडिट होगा। और अगर आपने उसको कैपिटलाइज नहीं किया है तो ब्लॉक क्रेडिट में नहीं आएगा। आया समझ में? आया? मेरा ये घर बनवाया, सपोज कीजिए घर बनाया, पहली पहली बार घर, फर्स्ट बिल्डिंग बनवाया, एक बिल्डिंग बनवाया, बिल्डिंग बनवाने के बाद उसे कलर वगैरह करवाया, सब कुछ को मैंने कैपिटलाइज किया, सारे खर्चों को मैंने क्या किया? कैपिटलाइज किया। बताओ उस पर ITC मिलेगा नहीं मिलेगा? नहीं। 2 महीने बाद में वापस, 2 महीने क्या, हर साल क्या हुआ, 2 साल के बाद में वापस दिवाली आई और मैंने उसको वापस कलर करवाया, और सारे खर्चे को मैंने P&L में ट्रांसफर किया। बताओ मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिलेगा, ध्यान रहे, मिलेगा। समझ में आ गई बात? तो अगर कैपिटलाइजेशन है तो ही ITC नहीं है, और अगर इनमें कैपिटलाइजेशन नहीं है तो ITC है। चल, आई रूल 38 पढ़ते हैं। क्लेम ऑफ क्रेडिट बाय बैंकिंग कंपनी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो बैंकिंग कंपनी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास में, हाँ जी, a banking company or a financial institution, including a non-banking financial company, engaged in the supply of service by way of accepting deposit or extending loan or advance, that choose not to comply with the provision of subsection 2 of the section 17 in accordance with the option permitted under subsection 4 of that section shall follow the following procedure. क्या कहता है वो कहता है साहब, हम आपका यहाँ पे प्रोसीजर्स जो हैं, अगर आपको पता हो, नॉन बैंकिंग के पास बैंकिंग कंपनी थी, बैंकिंग कंपनी या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, उसके पास में ऑप्शन था, क्या था? एक ऑप्शन था कि भैया क्या है, वो प्रोपोर्शनेट क्रेडिट ले ले, जैसा प्रोपोर्शनेट है वो क्रेडिट ले ले, और दूसरा ऑप्शन क्या था कि भैया 50% ले ले। कितना ले ले? 50% ले ले। समझ में आया? ये दो ऑप्शंस थे उसके पास में। होप यू अंडरस्टूड। तो वो कहता है कि अगर वो दूसरा ऑप्शन लेता है
दूसरा ऑप्शन कौन सा, ये क्या कहता है साहब, एडवांस दैट could not comply the provision of subsection 2 of the 17 and in accordance with the option permitted under subsection 4 of that section. क्या मतलब कहता है, 2 of subsection 17, 17(2) क्या था भैया आपका, जरा देखें चेक करें, 17(2) क्या था आपका, 17(2) था ये भैया अपॉर्शनमेंट का था, किसका था ये 17(2) आपका अपॉर्शनमेंट का था, समझ में आ रहा है। वो कहता है कि अच्छे, और 17(4) में क्या कहा गया, इसको ये ऑप्शन दिया गया, किसको ऑप्शन दिया गया, बैंकिंग कंपनी को ऑप्शन दिया गया कि या तो वो 17(2) ले ले या 17(2) ना लेके क्या सीधा सीधा क्या कर ले 50% कर ले। अब वो कह रहा है कि उसने क्या किया, 17(2) नहीं लिया, उसने क्या किया 17(2) नहीं लिया, तो क्या लिया होगा भैया इसने, फिर 17(2) नहीं लिया तो 50% वाला ऑप्शन लिया होगा। तो उसको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ रीडिंग पर्पस के लिए है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना कोई इसका ज्यादा वेटेज नहीं है, तो मैं हल्का सा छुटका सा एक छोटा सा क्रॉस लगा देता हूँ, लेकिन ये रीडिंग करेंगे इसका, हम थोड़ा बहुत समझेंगे इसको, रीडिंग करेंगे। हाँ जी, the said company or institution shall not avail the credit of, किसका क्रेडिट नहीं ले सकती हैं, the tax paid on input and input services that are used for non business purpose। सीधी सी बात है यार, अगर कोई बिजनेस पर्पस, वो तो सीधी सीधी बात है, कोई बिजनेस पर्पस के लिए होगा तो ही लिया जाएगा, अगर नॉन बिजनेस पर्पस का होगा तो उसको हम ले ही नहीं सकते। द क्रेडिट एट्रीब्यूटेबल टू द सप्लाईज स्पेसिफाइड इन सबसेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 17 इन फॉर्म नंबर GSTR 2। हाँ जी, ओह तो साथी भी आया, ओह अरे सर थोड़ा देख के बैठिए, साइड में कह देना उनको। अरे यार ये लैपटॉप ये वहां रख दे इसके ऊपर, एक काम कर वहीं रख दे, या मेरे को दे दे लैपटॉप, कपड़े फट गए इसके पूरे फाड़ वापस नहीं लगेगा। जय सर, जय हाँ सब सर, मिलन बात कर, हाँ 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 परसों सुबह है नहीं, कितनी बजे है, अच्छा ठीक है। हाँ जी, the credit attributable to the supply specified in subsection 5 of section 17। अब अगर मैं सबसेक्शन 5 ऑफ 17 की बात करता हूं तो सबसेक्शन 5 क्या कहता था भैया, जरा मुझे बताएंगे आप। हाँ जी, क्या कहता था सबसेक्शन 5? सबसेक्शन 5 तो ब्लॉक क्रेडिट की बात करता था, सबसेक्शन 5 तो ब्लॉक क्रेडिट की बात करता था। घर जाके धोते भी हो मास्क, कहीं में लौटा के वापस ले आते। हाँ जी, तो ये ब्लॉक क्रेडिट की बात करता था साहब, किसकी बात करता था, ब्लॉक क्रेडिट की बात करता था। तो वापस पढ़ते हैं इसको, द सेड कंपनी और इंस्टीट्यूशन सेट नॉट अवेल द क्रेडिट ऑफ, पहले तो क्या है नॉन बिजनेस पर्पस, और दूसरा क्या है सब स्पेसिफाइड इन 5 ऑफ द सेक्शन 17 यानी ब्लॉक क्रेडिट। तो मतलब अगर ये किसकी बात करता है भैया, ब्लॉक क्रेडिट की बात करता है कि अगर सपोज कीजिएगा, अगर आपके GSTR 2 में, अगर आपके GSTR 2 में कोई ऐसी क्रेडिट है जो कि क्या है आपका ब्लॉक है, जिसपे क्रेडिट नहीं ले सकते, उसको हम क्या करेंगे, रिवर्स करेंगे। बाबा से समझ में आया, समझ में आया बच्चा ये? अरे रिवर्स यानी अगर देखो भैया, तुम किसकी ले सकते हो किसकी नहीं ले सकते हो, GSTR 2 अगर मैंने आपको बताया ऑटो अपडेट होता है, समझ में आ रहा है, आगे वाला GSTR 1 भरता है वो आपका ऑटो अपडेट GSTR 2 हो जाता है। आपने एक गाड़ी ली, उस GSTR वाला आपने उसको GST नंबर वगैरह सब दे दिए,
तो गाड़ी वाला क्या करेगा, अपना जब आउटपुट GSTR1 सप्लाई टक 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 फिलअप करेगा, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, आपका GST नंबर देगा। तो आपका जो GST नंबर देगा, वो GST नंबर से आपका क्या हो जाएगा, GSTR2 आपके अंदर उसका इनपुट क्रेडिट आ जाएगा। आ रहा है, समझ में आ रहा है? लेकिन गाड़ी पे इनपुट क्रेडिट ले सकते हो क्या? नहीं ले सकते। उसको वहां से क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, उसको वहां से रिवर्स करना पड़ेगा। समझ में आ गई बात? आप उसके अपने क्रेडिट में आ जाएगा, तो वापस अपने को कहाँ लिखना पड़ेगा, डेबिट में लिखना पड़ेगा। क्लियर है पॉइंट? हाँ जी। तो क्या हुआ कि ये इंस्टीट्यूशंस क्या है, किसकी क्रेडिट, अरे शेल नॉट अवेल, नॉट दो चीजों को अवेल नहीं कर सकता। पहला तो क्या आपका नॉन बिजनेस, पहला क्या बेटा आपका नॉन बिजनेस, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ जी, पहला क्या आपका नॉन बिजनेस, और दूसरा क्या है आपका बताओ? हाँ जी, पहला तो था आपका नॉन बिजनेस, और दूसरा क्या था आपका ब्लॉक क्रेडिट। देखिए, नॉन बिजनेस एंड ब्लॉक क्रेडिट, इन दो चीजों का क्या है, इन दो चीजों का क्या है भैया, वो क्रेडिट नहीं ले सकता। ओके, the said company or institution shall avail the credit of the tax paid or input and input services referred to in the section second provision section and not covered under clause A। क्या मतलब कहता है भैया कि कुल मिला के वो इंस्टीट्यूट क्या करेगा, वो जो भी इंस्टीट्यूट है वो इंस्टीट्यूट क्या करेगा, उसके पास में जो टोटल क्रेडिट होती है, टोटल क्रेडिट में से, टोटल क्रेडिट में से वो दो चीजें माइनस कर देगा। पहला कौन सा, पहला तो नॉन बिजनेस वाला, और दूसरा कौन सा, दूसरा आपका ब्लॉक क्रेडिट वाला, दूसरा आपका ब्लॉक क्रेडिट वाला। समझ में आ गया? अब जो बचा है, अब जो बैलेंस क्रेडिट है, अब जो क्या है आपका बैलेंस क्रेडिट है, इसका वो क्रेडिट ले सकता है, इसका वो क्रेडिट ले सकता है, लेकिन कितना लेगा, 50%। 50% of remaining amount of in 50% of the remaining amount of input tax. Sir, 50% of the remaining amount of input tax shall be the input tax credit admissible to the company or the institution and shall be furnished in the form number GSTR2। आया वो समझ में आया? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी या फाइनेंशियल कंपनी है, या आपके पास में क्या है बैंकिंग कंपनी है, तो इनके पास में ऑप्शंस था, चाहे तो प्रोपोर्शनेट करे इस तरह से T1 T2 करके प्रोपोर्शनेट करे, और या फिर क्या करे 50% क्रेडिट ले ले। समझ में आ रहा है? अब वो 50% किसका, कि भैया टोटल क्रेडिट है, उसमें से दो चीजों को अलग कर दो। कौन सी? एक तो नॉन बिजनेस की, और एक कौन सी, ब्लॉक क्रेडिट। इन दोनों को अलग कर दो, उसके बाद में जो बैलेंस बचता है उसका कितना ले लो, 50% ले लो। बात समझ में आता है? बैलेंस क्रेडिट कहाँ से आएगा? ओहो शिवानी जी, आज क्लास में है क्या? सब रोज ही होती है। हाँ जी, बैलेंस क्रेडिट कहाँ से आएगा? अरे देखो टोटल क्रेडिट थी आपकी, मान लो टोटल क्रेडिट थी आपके पास में 1000 रुपीज, ठीक है? इसमें से नॉन बिजनेस से रिलेटेड थी, नॉन बिजनेस से रिलेटेड थी 200 रुपया, तो इसमें से वो मैं माइनस कर दूंगा 200। इसमें से अगर फिर मैं बात, बैलेंस क्रेडिट, हाँ फिर ब्लॉक क्रेडिट को माइनस कर देंगे, हाँ, इसमें फिर से बैलेंस ब्लॉक, क्रेडिट। हाँ जी ब्लॉक क्रेडिट, मान लो कि 100 रुपए का ब्लॉक क्रेडिट, तो बैलेंस क्रेडिट कितना बचता है, 700 रुपए। इसका 50%, ओके सर, इसका 50% वो लोग ITC 350। हाँ, आया मैडम समझ में? यस सर, थैंक यू। चलिए समझ में आ गया ये चीज। अच्छा, अब वो क्या देखिए, तो वापस अगर देखें रूल नंबर कौन सा है, 38। रूल नंबर 38 क्या प्रोवाइड करता है कि भैया, रूल नंबर 38 प्रोसीजर देता है आपको, एक सिस्टम देता है आपको, और वो सिस्टम किसके लिए है, बैंकिंग कंपनी या NBFC के लिए है। क्या कहता है वो सिस्टम? कहता है कि अगर वो प्रोपोर्शनेट अमाउंट नहीं लेते हैं, 50% वाले ऑप्शन में जाते हैं, तो वो 50% वाला ऑप्शन किस तरह से कैलकुलेट किया जाएगा, उसका प्रोसीजर उन्होंने बताया। तो उन्होंने कहा जो टोटल क्रेडिट है आपका, उसमें से दो चीजें लेस कर दो, नॉन बिजनेस और ब्लॉक क्रेडिट, इनको लेस कर दो, जो पीछे बचा आपका उसका क्या कर लो आप, 50% ले लो।
बेटा ये पूरा अब ये ए बी सी डी छोड़ देने का है, अपने को ए बी सी को सबको एक साथ में मिलके समझ लेने का है। समझ में आ गई ये बात? हाँ जी, क्लियर है पॉइंट? चलिए, तो अब यहाँ पे आपका ए भी हो गया, बी भी हो गया और सी भी हो गया। डी क्या कहता है? द अमाउंट रेफर्ड टू इन क्लॉज बी एंड सी। बी एंड सी का मतलब क्या? ये बी और ये सी। ये भी कौन सा आपका 100% और ये भी उसका 50%। Subject to provision of section 41, 42 and 43 be credited to the electronic credit ledger to the said company or the institution। हाँ जी, अब इसमें कोई मतलब वाली बात है नहीं वैसे यहाँ पे, वैसे मैंने यहाँ पे भी क्रॉस लगा दिया है, लेकिन समझ में तो आ गया आपको नहीं है? हाँ जी, अब इसमें क्या कहता है कि भैया ये जो हम क्रेडिट वगैरह लेंगे ये सेक्शन 41, 42, 43 के कंडीशंस को भी कंप्लाई करना है। सेक्शन 41, 42 और 43 की कंडीशंस को भी कंप्लाई करना है। चलिए, बात समझ में आती है? अब 41, 42, 43 है क्या, अपने को नहीं पता। आप ये इसमें इतना ही समझें कि यार ये इनको एनबीएफसी वगैरह को ये 50% वाला ऑप्शन मिल जाएगा यदि वो क्या करेंगे, यहाँ पे 41, 42, 43 की कंप्लाई भी करेंगे। उसमें आपका क्या होता है, जैसे आपका उसमें भी लिखा होगा इनवॉइस होना चाहिए अपने पास में, उसमें भी सारी बात समझ में आ रही बात, लेकिन अपने को ये नहीं पता क्या है। आप तो सिर्फ इतना ध्यान रखें कि एक बस एक कुछ लाइन दे रखी थी 41, 42 और 43 इसकी कंप्लाई करनी। समझ में आ गया? तो ये रूल आपका, अब मैं रूल 38, अगर रूल 38 की बात करूं तो आपको समझ में आया कि नहीं आया? रूल 38 क्या कहता है भैया कि 50% क्रेडिट कैसे लेंगे और हमें सेक्शन 41, 42, 43 की भी कंप्लाई करनी पड़ेगी। बस ये दो पॉइंट है इसमें। आ गया समझ में? बाकी आपको अलग अलग क्लॉज में जाने की जरूरत नहीं है सर। रूल 42 साहब डिस्कस कर लिया है हमने। रूल 42 T1 ये सारा डिस्कस कर लिया है, ठीक है, समझ में आया? इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। पढ़े एक बार इसको। तो टोटल देखो T आ गया, उसमें से T1 लेस कर देंगे, उसके बाद में T2 लेस कर देंगे, फिर आपका T3 लेस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा आपका C1 आ जाएगा। C1 क्या? T माइनस T1, T2, T3, उसके बाद में प्रोपोर्शनेट हो जाएगा आपके पास में, ये प्रोपोर्शनेट हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? अब ये सारी बातें कहाँ से करते हैं हम लोग? फॉर्म नंबर GSTR 2 से करते हैं। GSTR 2 क्या होता है? एक तरह से इनपुट का होता है ना, जिसमें जो जो टोटल T कहाँ से आता है आपका? GSTR 2 से आता है आपका। समझ में आती है? फिर साला बार बार कह रहा हूँ, अभी GSTR 2 एप्लीकेबल ही नहीं है। समझ में आ रही है? GSTR 2 अभी एप्लीकेबल ही नहीं है, 3B आता है। समझ में आती है? एंड एट समरी लेवल इन द फॉर्म नंबर GSTR दिया हुआ 3B। समझ में आ रहा है? इसमें एक समरी आती है सिर्फ, ठीक है? हाँ जी, तो इस सब अपन ने कर लिया भैया। ये देखो E/F याद आया ना, अपन टोटल टर्नओवर अपॉन, ये सारा पढ़ लिया। यहाँ से भैया पढ़ना ही मत तुम लोग, ये पूरा रेफर चार्ट। इसका प्रैक्टिकल है इसका। ये जो अपोर्शनमेंट है ना इनपुट का, फिर भी प्रैक्टिकल आ सकता है, कैपिटल गुड्स का कुछ नहीं आएगा। समझ में आ गया? क्लियर है? कैपिटल गुड्स अपन करेंगे भी नहीं। ये जो है T1 है, T2, ये सब क्या है भैया आपका? ये सब क्या है आपका? ये है इनपुट से रिलेटेड। किससे रिलेटेड? इनपुट से रिलेटेड। और इनपुट में भी कौन सा आपका? एक तो इनपुट गुड्स है क्या, अदर देन कैपिटल गुड्स। समझ में आ रही बात? अदर देन कैपिटल गुड्स। क्लियर? चलिए, अब देखिए, अब ये जो सबसे सब रूल 2 है, 42 का 2 है, ये बेटा बताता है यहाँ पे, ये किसके बारे में बताता है? ये बताता है आपको एक तरह से यहाँ पे कैपिटल गुड्स के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है? कैपिटल गुड्स के बारे में बताता है। छोटा सा क्रॉस कर, छोटा क्या बड़ा क्रॉस कर दे, हमें नहीं करना। समझ में आ गई बात? कैपिटल गुड्स हमें नहीं करना। होगा तो मैं आपको क्वेश्चंस करा दूंगा, कोई मतलब नहीं है अपने को। बात समझ में आती है?
हाँ जी, अब ये कैपिटल गुड्स की बात करता है रूल 43। ये रूल 43 पूरा किसकी बात करता है? कैपिटल गुड्स की बात करता है। और अगर मैं यहाँ पे इसकी बात कहूँ, यहाँ पे रूल 42 को पूरा यहाँ से इग्नोर मारेंगे और सीधा सीधा हम क्या रेफर करेंगे बेटा? चार्ट रेफर करेंगे। रूल 42 को पूरा पूरा यहाँ से इग्नोर मारेंगे और यहाँ से पूरा पूरा क्या कर देंगे अपन, इसको चार्ट रेफर करेंगे। अपने को करना ही नहीं है इसको, ये रूल 42 अपने लिए यहाँ से बना ही नहीं। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे यहाँ पे। हाँ जी, ये है आपका, ये भी आप एक काम कीजिएगा, इसको भी आप कहाँ से चार्ट, जो चार्ट लिखा था ना अपन ने, तो रेफर चार्ट ऑन, समझ में आया? चलिए रूल 43। रूल 43 क्या है? मैनर एंड डिटर्मिनेशन ऑफ इनपुट टैक्स रेट इन रेस्पेक्ट ऑफ, अच्छा कुछ पोर्शन वहां पे कैपिटल गुड्स के लिए, प्योरली कैपिटल गुड्स के लिए एक रूल आया है। प्योरली किसके लिए आया? एक कैपिटल गुड्स के एक रूल आया है। और वो रूल नंबर कौन सा है आपका? 43। बेटा कैपिटल गुड्स अपने को नहीं पढ़ना है, समझ में आ गई बात? कैपिटल गुड्स अपने को नहीं पढ़ना है, ठीक है? इसमें हाँ जी, हाँ 43 भी आपको समझ में आ रही बात? अगर ऐसा ही मुझे करवाना होगा तो मैं आपको एक छोटा क्वेश्चंस कराऊंगा, आपको एक छोटा क्वेश्चंस करा के समझा दूंगा, समझ में आई? और नहीं तो इसको भी क्या करेंगे, इसको भी हम यहाँ से ना करके हम कहाँ से करेंगे? रेफर चार्ट से। चलो चार्ट कर ही लेते हैं। फिर क्या है, वैसे इसके चांसेस बहुत कम होते हैं आने के, अभी तक नहीं पूछा और इस लेवल पूछेंगे भी नहीं क्योंकि ये फाइनल लेवल का क्वेश्चन है ये सारा, तो इस पे यहाँ पे आने की संभावना बड़ी कम है। फिर भी अपन एक काम करते हैं, इसका अपन एक चार्ट एक बार डिस्कस कर ही लेते हैं, ठीक है? इनपुट का तो चार्ट करना ही है आपको, वो तो अच्छे से करना है, लेकिन इसका चार्ट अपने को सिर्फ हम डिस्कशन पर्पस के लिए कर रहे हैं, इसको ध्यान में रखना है, समझ में आ रही बात? तो इसको मैं यहाँ से पूरा पूरा मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ बेटा, यहाँ से पूरा पूरा मेरे लिए ये रूल जो है आपका 43, ये यहाँ से कोई मायने नहीं रखता है, समझ में आ रही है? मेरे लिए रूल 43 यहाँ पे कोई मायने नहीं रखता है। आइए मैं चार्ट पे आता हूँ सर, क्या पेज नंबर? हाँ जी, हाँ जी। सो अगर मैं यहाँ पे बात कहता हूँ अपॉर्शनमेंट ऑफ कॉमन क्रेडिट ऑन कैपिटल गुड्स, ठीक? तो अब हम यहाँ पे कैपिटल गुड्स की क्रेडिट की बात करते हैं। अच्छा कौन सी क्रेडिट की बात करते हैं? कॉमन क्रेडिट की बात करते हैं। टोटल इनपुट, ये वही आपका टोटल इनपुट टैक्स है आपका, समझ में आ रही बात? टोटल क्या आपका इनपुट टैक्स है। अब देखिए ए, अब ए क्या डिनोट करता है? इनपुट टैक्स, यानी इनपुट टैक्स ऑन कैपिटल गुड्स यूज्ड एक्सक्लूसिवली फॉर नॉन बिजनेस या एग्जेम्प्ट सप्लाई। उसमें एग्जेम्प्ट सप्लाई अलग थी, लेकिन यहाँ पे एक ही साथ दे दिया। और उसको क्या क्या इसकी क्या मिलेगी? क्रेडिट मिलेगी क्या? नॉट क्रेडिटेड, समझ में आ रहा है बात? हाँ जी, इनपुट टैक्स ऑन कैपिटल गुड्स यूज एक्सक्लूसिवली फॉर टैक्सेबल सप्लाई इंक्लूडिंग जीरो डेट सप्लाई, मिलेगी क्या? यस मिलेगी, क्रेडिटेड टू द, समझ में आता है? अब बैलेंस क्या रह जाएगा आपका? बैलेंस रह जाएगा इनपुट ऑन कैपिटल गुड्स नॉट कवर्ड इन ए एंड बी। तो यहाँ पे टोटल आपके पास में टोटल क्रेडिट है, उसमें से मैंने ए को लेस कर दिया और मैंने बी को लेस कर दिया, तो ये बैलेंस क्रेडिट बच गया, समझ में आ रहा है? और ये बैलेंस क्रेडिट क्या है भैया? ये ऐसा इनपुट, ये ऐसा क्रेडिट है, ये ऐसा क्रेडिट है जो हमने उस कैपिटल गुड्स पे लिया हुआ है
जो कि कॉमनली यूज आ रहा है, जो कि क्या आ रहा है, कॉमनली यूज आ रहा है। समझ में आ रहा है बात? अच्छा, तो एक बार इसको क्या करेंगे, क्रेडिट टू इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, उसको हम इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में क्रेडिट कर देंगे, फिर कुछ कार्यक्रम संपन्न करते हैं। कॉमन क्रेडिट, अब यहाँ पे बात करें कॉमन क्रेडिट का मतलब क्या हुआ, कॉमन क्रेडिट ऑन कैपिटल गुड्स, इसका मतलब क्या हुआ, सिग्मा ए। सिग्मा ए का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, अब यहाँ पे सिग्मा ए क्यों लिखा, क्योंकि क्या होता है, अलग अलग गुड्स का, अलग अलग कैपिटल गुड्स पे आप अलग अलग क्रेडिट मिलता है, अलग अलग टाइम पे मिलता है, तो जितने भी कैपिटल गुड्स हैं उन सबका जो इनपुट है उन सबको क्या कर देना है, ऐड कर देना है। बात समझ में आई आपको, ये क्लियर है ये पॉइंट? अच्छा साहब, उसके बाद में क्या होगा, ओके, इफ कैपिटल गुड्स अंडर ए, पहले तो बताओ ये सिग्मा ए तो समझ में आया आपको, ठीक है। अब क्या कहता है, इफ कैपिटल गुड्स अंडर ए, अच्छा अंडर ए कौन सा, मतलब ये वाला कैपिटल गुड्स जिसको हम एक्सक्लूसिवली किसके बारे में यूज करते थे, एक्सक्लूसिवली बिजनेस पर्पस या एग्जाम सप्लाई, नॉन बिजनेस या एग्जाम सप्लाई के लिए यूज करते थे, तो उसका पूरा पूरा आईटीसी, मान लो कि सपोज करो मैं तुमको एक मान लेते हैं कि यहाँ पे 10,000 था, कितना था, 10,000 था, यहाँ पे 2,000 है, यहाँ पे 4,000 है, तो यहाँ पे कितना, चलिए यहाँ पे 2,000 है और यहाँ पे मैं 5,000 कर देता हूँ, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3,000। आया, समझ में आया? तो अब यहाँ पे देखें, अब कहते हैं कि इफ कैपिटल गुड्स अंडर सेक्शन ए, यानी कि ये ए वाला, ये वाला कैपिटल गुड्स, इसको पहले मैं एक्सक्लूसिवली किसमें काम में लेता था, एग्जेम्प्टेड या नॉन बिजनेस पर्पस के लिए काम में लेता था। अब क्या हुआ, सब्सिक्वेंटली गेट कवर्ड अंडर ए, क्या मतलब हुआ कि पहले मैं गुड्स यहाँ पे काम में लेता था, अब क्या हो गया, अब मैं उसको टैक्सेबल सप्लाई में भी काम में ले रहा हूं। समझ में आती है? या पहले जो सर्विस एग्जेम्प्ट थी अब वो क्या बन गई, टैक्सेबल बन गई। बात समझ में आती कि नहीं आती? नहीं आई समझ में? पहले एक्सक्लूसिवली वो कहा कैपिटल गुड्स कहाँ काम में लिया जाता था, वो पहले एक्सक्लूसिवली नॉन टैक्सेबल या एग्जेम्प्ट सप्लाई में काम लिया जाता था। अब क्या हो गया, अब 2 साल हो गए, 2 साल तक तो समझो, 2 साल के बाद में, 2 साल के बाद में मैंने उसको कहाँ शिफ्ट कर दिया, मैं अब टैक्सेबल में, नॉन या दोनों में यूज कर रहा हूँ। क्लियर है? चलिए, तब क्या होगा, अब इसका मतलब क्या हुआ, अब समझिए, तो क्या कहता है, देन ए बराबर क्या होगा, ए माइनस 5% ऑफ इनपुट टैक्स फॉर एवरी क्वार्टर और पार्ट देयर ऑफ। क्या मतलब, समझ में आया आपको? आ गया, समझ में आ गया? नहीं आया, चलिए बताता हूं। वो कहता है कि ये ए तो समझ में आता है आपको, अब इस ए में कुछ और चीज ऐड कर देना, ये ए तो करंट का हो जाएगा। अब सपोज करो इस करंट में आपने क्या किया, 2 साल के बाद में आपने क्या किया बेटा, 2 साल के बाद में ये जो कैपिटल गुड्स था, ये जो कैपिटल गुड्स था, इसको भी आप कन्वर्ट करके कहां ले आए, कन्वर्ट करके इधर लेके आ गए। समझ में आ गया बात? तो अब इस पे हमने कितना आईटीसी रिवर्स किया था, रिवर्स किया था 2000। समझ में आता है? अब वो कहता है कि अच्छा कितने साल बाद में आप इसको कन्वर्ट कर रहे हो उसमें टैक्सेबल में, आफ्टर 2 इयर्स, आफ्टर 2 इयर्स। अच्छा बताओ 2 इयर्स के अंदर कितने क्वार्टर होते हैं बेटा, 8 क्वार्टर होते हैं। 1 साल में 4 क्वार्टर होते हैं, तो 2 साल में 8 क्वार्टर होते हैं, तो 8 क्वार्टर। आ रहा है, समझ में आ रहा है? हर क्वार्टर के लिए 5%, हर क्वार्टर के लिए कितना है, 5%, तो टोटल कितना हो जाएगा, 40%। आ गया समझ में? क्लियर है? अब वो कहता है कि भाई साहब जो तुम्हारी टोटल क्रेडिट थी, जो तुम्हारी टोटल क्रेडिट थी, कितनी टोटल क्रेडिट थी तुम्हारी, 2000 टोटल क्रेडिट थी, उसमें से 2 साल तक तुमने इसको कहां पे यूज किया भैया, 2 साल तक तुमने इसको नॉन बिजनेस में या एग्जाम्प्ट में यूज किया। समझ में आ रहा है? तो कहता है कि इस 2 साल से रिलेटेड क्रेडिट यहां नहीं मिलेगा। ओके, हमने कहा ठीक है, हम भी नहीं लेना चाहते, बट इससे रिलेटेड कितना, इस टाइम पीरियड से रिलेटेड कितना, तो उन्होंने क्या बोला, 5% फॉर एवरी क्वार्टर। आया समझ में? आया नहीं आया? नहीं आया समझ में?
हाँ जी, तेरे को आया कि नहीं आया, इसको नहीं आया, अरे नहीं आया रे, आ गई। तो अब यहाँ पे अरे रुक जा, 2000 में से कितना लेस करूंगा मैं, 40%। कितना लेस करूंगा, 40% ऑफ किसका, ऑफ 2000 का। तो 2000 में से मैं कितना लेस कर दूंगा, 800 लेस कर दूंगा। पीछे कितना बचा, 16। अच्छा अच्छा, अरे हाँ भैया, पीछे कितना जगह रहो, कितना है, 1200। ये जो 1200 है, ये जो 1200 है, इस 1200 का अब आपको क्या मिल जाएगा, क्रेडिट मिल जाएगा। आया समझ में, आया। तो उस मशीन का ये ए बन गया, तो उसको हम नॉर्मल ए में बाकी सब में भी क्या कर देंगे, उसको ऐड कर देंगे। ये समझ में आया कि नहीं आया, तो देखिए, तो ये पॉइंट समझ में आया। इफ सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर ए सब्सिक्वेंटली गेट, अब सेंट्रल गवर्नमेंट बोल दिया मैंने, गलत बोला है ना। इफ कैपिटल गुड्स अंडर ए सब्सिक्वेंटली गेट कवर्ड अंडर ए, समझ में आ रहा, ए दोनों एक ही, समझ में आई कि नहीं आई, चीजें समझ में आ गई। हाँ जी, अच्छा। इफ कैपिटल गुड्स अंडर बी, अच्छा साहब, अंडर बी का मतलब क्या है, ये रहा अंडर बी, आया समझ में आया। हाँ जी, subsequently get covered under A, then A बराबर B minus 5% of IT for every quarter part thereof। अच्छा, तो अब क्या करेंगे, अब वो क्या कहता है साहब, कि अगर तुमने क्या किया था, तुमने कोई भी काम किया, क्या काम किया तुमने, सपोज कीजिएगा, पहले बताओ ये समझ में आया तुमको, पहले जो मैंने बताया वो समझ में आया, एक बार के लिए इसको समझता है, ठीक है। अब क्या होगा, अब ये जो कॉमन क्रेडिट है, एक बार इसको मैं बता रहा हूँ आपको, नेचर रखें। हाँ जी, ये जो कॉमन क्रेडिट है, कॉमन क्रेडिट फॉर ए टैक्स पीरियड ड्यूरिंग द यूजफुल लाइफ, तो जो कॉमन क्रेडिट है, उस कॉमन क्रेडिट को हम डिवाइड बाय क्या कर देंगे, 60 कर देंगे। डिवाइड बाय क्या कर देंगे, हम ये मानते हैं कि ये जितने भी हमने कैपिटल गुड्स परचेज किए हैं, जिसपे ये एस्टिमेटेड लाइफ है, जितने भी हमने कैपिटल गुड्स परचेज किए हैं, उनकी जो एस्टिमेटेड लाइफ है वह 60 मंथ है। कितनी है, 60 मंथ है, 5 साल है। आ गया समझ में। तो उसको, उस क्रेडिट को हमने अपोर्शन कर दिया। नहीं आया समझ में, हाँ जी। चलिए अब देखिए, अब इसमें क्या हुआ, यहाँ पे कॉमन क्रेडिट एट द बिगिनिंग ऑफ ए टैक्स पीरियड फॉर ऑल कैपिटल गुड्स हैविंग यूजफुल लाइफ इन दैट टैक्स पीरियड, तो दैट इज, ये आपका ये चीज आ गया आपके पास में, कॉमन क्रेडिट टुवर्ड्स एग्जेम्प्टेड सप्लाई, ये आपके पास में नाउ एडेड टू आउटपुट टैक्स लायबिलिटी अलोंग विद इंटरेस्ट। अब ये क्या कहता है, आइए थोड़ा समझेंगे, जितना समझ में आएगा उतना समझ लेंगे, अपने को थोड़ा सा इसमें हिंट होना चाहिए, इतना नीचे तक वो नहीं पहुंचाएगा। समझ में आ गया, क्योंकि इसमें बहुत सारी दूसरी चीजें भी आती है, आप फाइनल लेवल पे इसको बहुत अच्छे से पढ़ोगे सर, फाइनल लेवल पर इसको बहुत अच्छे से पढ़ोगे। हेलो, नमस्कार सर, नमस्कार। हाँ हाँ सर, कौन सी स्कूल की बच्ची, कौन सी स्कूल में सर आपकी बच्ची, अच्छा आपका रेजिडेंस कहाँ पर है सर, ओके तब तो नजदीक, केवी में है आपकी, क्या नाम है आपकी बच्ची का, अच्छा अच्छा, ओके ओके, ठीक है सर, तो आप एक बार ऑफिस आ जाइए, नहीं तो आप, मेरा तो नज़दीक ही है आपका, आपके इंस्टीट्यूट से तो, हाँ आप जानते हैं, तो आप आए हुए हैं क्या पहले से, ओके ओके ओके, कोई इशू नहीं है सर। 10th में कितना परसेंटेज बना था उसका, ओके ओके, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। आप एक काम कीजिएगा, उसको आज, अगर आप उसको आज भेज सकते हैं तो आज एक बार 4 बजे भेज दीजिए। हाँ आप 3 o'clock पता चाहिए सर, अगर 3 बजे आप आ सकते हैं तो आप आ जाइए सर। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ जी, अब मैं आपको एक नुस्खा दे देता हूँ, अपने को इसमें क्या ध्यान रखने का है, ठीक है।
99.9% इसका क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन अगर फिर भी आ जाए तो अपने को नुस्खा ध्यान होना चाहिए। हाँ जी सर बोलिए। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हाँ हाँ क्यों नहीं होगा सर, हाँ कॉमर्स का पूरा इंस्टीट्यूट है अपना, है ना। नहीं सारी प्रोफेशनल फैकल्टी से डॉन पर हो जाएगी सर। अच्छा 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 अच्छा। हाँ हाँ। कौन सी पहले कौन सी स्कूल में थी ये? अच्छा तो अभी तो इसकी हाँ 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 हाँ, तो अभी तो इसकी एक फ्रेंड थी वो भी शायद केवी में गई है, क्या नाम है सर अनम्यूट कीजिए। हाँ जी। कैपिटल गुड्स के अंदर हम क्या करेंगे, जो टोटल हमारे पास में इनपुट आया है, टोटल हमारे पास में क्या आया है, इनपुट आया है, उस टोटल इनपुट में से हम क्या करेंगे, टोटल इनपुट में से जो हम क्या करेंगे बेटा, जो एक्सक्लूसिवली किसके लिए है, नॉन बिजनेस के लिए, एक्सक्लूसिवली किसके लिए बेटा, नॉन बिजनेस के लिए है या एग्जेम्प्ट के लिए है, या किसके लिए है, एग्जेम्प्ट के लिए, उसको हम क्या कर देंगे, यहाँ से लेस कर देंगे। उसके बाद में क्या करेंगे आपके पास में, जो एक्सक्लूसिवली आपके पास में क्या है, टैक्सेबल के लिए, किसके लिए है, टैक्सेबल के लिए है या जीरो रेट के लिए है, उसको भी हम क्या कर देंगे, यहाँ से लेस कर देंगे। जो बैलेंस अमाउंट बचेगा उसको हम डिवाइड बाय क्या कर देंगे, 60 कर देंगे, और इसको हम क्या कर लेंगे, मंथली, इसका मंथली क्रेडिट हम ले लेंगे। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? yes, इसका मंथली क्रेडिट ले लेंगे। आपको अभी इतना ही समझना है, खत्म हुई बात। समझ में आ गया कैपिटल गुड्स के बारे में, इतना ही समझना, इससे ज्यादा अभी नहीं समझना का, ठीक है। कि 5%, ये वाला पॉइंट एक बार छोड़ दे भैया, अपने लिए इतना ही समझने का है। ये वाला तो जो पॉइंट मैंने कहा ना, अच्छा ये वाला पॉइंट भी आपको समझ में तो आ गया होगा आई थिंक। यस सर आ गया। डिवाइड बाय 60 का कोई लॉजिक नहीं, उन्होंने कहा, उन्होंने एक इसका पीरियड मान लिया कि ये जो आपकी एसेट्स है, ये एसेट्स 5 साल तक चलेगी। उन्होंने एक एस्टिमेटेड लाइफ दे दी कि 5 साल तक चलेगी। समझ में आ गया बात? तो 5 साल तक चलेगी तो डिवाइड बाय क्या कर देंगे अपन, 60। नहीं तो क्या कहते हैं, कोई कहता मेरी 7 चलेगी, कोई कहता मेरी तो 2 ही चलेगी, कोई कहता मेरी तो 1 ही चलेगी, कोई कहता 15 ही चलेगी, सब में अलग अलग हो जाता। तो इन्होंने एक सिस्टम देने के लिए क्या कर दिया, डिवाइड बाय 60 कर दिया। समझ में आई चीज? ठीक है, चलिए। तो यार ये एक इसमें पेज नंबर होना चाहिए, सीधा वहीं जाए, सीधा फटाक करके किसमें, अरे वर्ड में होता है रे। हाँ जी, तो रेफर चार्ट ओनली टू एक्सटेंड विच वी हैव डिस्कस। समझ में आ रहा है बात? यस सर। हाँ जी, चलिए सारी बातें और अब
चलिए अब एनालिसिस, चलिए एनालिसिस में अपॉर्शनमेंट ऑफ आईटीसी, अपॉर्शनमेंट करता है आईटीसी का। चलिए अपॉर्शनमेंट ऑफ आईटीसी करते हैं तो आपको देखिएगा, इस थोड़ा समझेंगे। Section 16(2) of the IGST Act specify that the ITC may avail for inward supply, zero rate supply, ये सब बातें, use supply made in the course of, हाँ जी, Section 16(2) क्या कहता है? Of the IGST Act specify that ITC may be availed on inward supplies for making zero rate supply. समझ में आ रही बात? Notwithstanding the exemption nature of the zero rate supply. Zero rate supply is an expression. समझ में आती है zero rate supply का मतलब क्या होता है? ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया। ये हमने क्या पढ़ लिया कि भैया अगर सपोज कीजिएगा आपने क्या किया है, जीरो रेट सप्लाई, आपने कोई इनवर्ट सप्लाई लिया। इनवर्ट सप्लाई किसके लिए लिया आपने? क्योंकि आपका आउटपुट सप्लाई क्या है, जीरो रेट है, आप एक्सपोर्ट करते हैं। तो उस इनवर्ट पे जो आपका आईटीसी है उसको आप क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, कर ही सकते हैं। ये अपने डिस्कस करा हुआ है। आया समझ में? आया समझ में? आया? क्या देख रहा है तू, क्या देख रहा है? हाँ जी, जैसे सपोज मैं SCZ में हूँ, और मैं यहाँ से क्या करता हूँ, एक्सपोर्ट करता हूँ। मैं यहाँ से क्या करता हूँ, एक्सपोर्ट करता हूँ। मैं अब इनवर्ट सप्लाई ले रहा हूँ, ठीक है। मैं अब क्या ले रहा हूँ, इनवर्ट सप्लाई ले रहा हूँ, और इसको मैं किस में यूज कर रहा हूँ, एक्सपोर्ट में यूज कर रहा हूँ। तो मैं इस इनवर्ट सप्लाई का मैं आईटीसी ले सकता हूँ, इसका मैं क्या ले सकता हूँ, आईटीसी ले सकता हूँ। समझ में आ गया चीज? चलिए अब देखिए, ये पढ़ पे रजिस्टर्ड पर्सन, पढ़ जोर से पढ़। A registered person is in the business of manufacturing shoes. अच्छा, शूज बनाते हैं साहब, ठीक है। He gave 50 pairs of shoes for his friends free of cost. ITC on input. अच्छा भैया, फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिया इसने। तो अगर आपको ये ब्लॉक क्रेडिट, इफ यू रिमेम्बर, ब्लॉक क्रेडिट याद है थोड़ा सा आपको? हाँ जी। तो अगर गुड्स आपका आप स्टोलन हो जाता है, अगर गुड्स आप किसी को फ्री सैंपल दे देते हो, याद आया? थोड़ा सा कहीं पढ़ा था अपन ने, थोड़ा पढ़ा था। हाँ जी, हाँ ये याद आया? कहाँ आ गया, जबरदस्ती आ गया। हाँ जी, तो यहाँ पे हम क्या देंगे, ये आईटीसी ऑन इनपुट। हाँ जी, क्लॉज कौन सा है भैया आपका? एच क्लॉज। क्लॉज एच में देखिए आप अपने, अगर आपने शॉर्ट नोट्स बनाए तो शॉर्ट नोट्स में देखें, नहीं तो आप उसमें देखें। हाँ जी, सर्विस। तो यहाँ पे ये जो 50 पेयर्स की शूज की सर्विस है, ये नॉन बिजनेस पर्पस विल नॉट बी अवेलेबल। आया समझ में? आया वैसे ही? Yes, sir. देखो इसको हम क्या मानेंगे, नॉन बिजनेस पर्पस। क्या मान लेंगे? नॉन। मैंने अपने को किसको दे दिया साहब, मैंने अपने दोस्त को दे दिया है। किसको दे दिया है? दोस्त को दे दिया है यूज करने के लिए। अगर मैं फ्री सैंपल भी देता तो भी यहाँ पे नहीं आता, अगर वो गुड्स चोरी हो जाता तो भी यहाँ पे नहीं आता। चलिए नेक्स्ट पढ़िएगा। A registered person. A registered person manufactures a product X chargeable to 18% GST, a product Y chargeable to nil rate of tax, and a product Z which is exported without payment of tax under bond. Tax under bond का मतलब क्या हो गया? जीरो रेट सप्लाई। समझ में आ गया? हाँ जी। All the three products are manufactured from common inputs and input services. ITC on inputs and input services attributable to product Y being an exempt supply will not be available. सही बात है। Yes, sir. एग्जाम सप्लाई है तो अवेलेबल नहीं रहेगा, लेकिन जीरो रेट पे अवेलेबल रहेगा क्या? आज ही रहेगा। आ गया समझ में? आ गया? ठीक है। अब मेथड फॉर अपॉर्शनमेंट साला देख चुके हैं। जीरो रेट का आपने बताया था ना, कुछ आईटीसी मिलता है फिर वो मतलब अपन हाँ बिल्कुल मिलता है। होता है। हाँ, तो आपने कहा रिवर्स करते हैं किसको रिवर्स करते हैं? जो आईटीसी मिला जो यूज तो होगा नहीं, क्योंकि अपने आउटपुट सप्लाई पे तो कोई जीएसटी पे करेंगे, उसका रिफंड मिल जाएगा। फिर उसका क्या मिल जाएगा? रिफंड मिल जाएगा। रिफंड ऑफ आईटीसी अपने कोर्स में, ठीक है। हाँ जी, एक बार के लिए तो मतलब मिल जाता है। अब देखो इसमें एग्जांपल टाइप दिया हुआ होगा। देखो, इनपुट टैक्स ऑन ब्राउन डे। हाँ जी, समझ में आ रही बात? ब्राउन डाई पे इनपुट टैक्स कितनी है भैया आपकी? 10,000। पिंक डाई पे कितनी है? 90,000। और ब्लैक डाई पे कितनी है? 40,000। समझ में आ रहा है? अब देखिए, अब यहाँ पे देखते हैं, मेकिंग एन assumptions दैट हवाई स्लीपर्स आर exempted। हवाई स्लीपर क्या है भैया? exempted है। समझ में आ गई बात?
manufacture of 2 varieties of Hawaii slipper and 5 variety of other sandals and shoes. Dyes are used in the manufacture of all footwears. However, bright pink is used only for one of Hawaii varieties. Hawaii varieties का मतलब समझ में आता है? अब इसका मतलब क्या हो गया? तुम यहाँ पे क्या बना रहे हो? तुम यहाँ पे चप्पल भी बना रहे हो? क्या हो गया? यहाँ पे आप चप्पल भी बना रहे हैं, उसके बाद में शूज भी बना रहे हैं और सैंडल्स भी बना रहे हैं। समझ में आ रही बात? तो जो चप्पल बना रहे हो आप, ये क्या है आपका? एग्जेम्प्ट है। ये क्या है आपका? एग्जेम्प्ट है। और ये क्या है आपका? टैक्सेबल है। ये है आपका टैक्सेबल है। समझ में आती है बात? तो अब यहाँ पे ऐसा क्यों? गवर्नमेंट ने बोला है इसलिए। हाँ जी, ये कहाँ से पूछ लिया? ऐसा क्यों? ये लिखा हुआ है यहाँ पे। सर मटेरियल तो सब में एक लगता है, स्लीपर्स आर एग्जेम्प्टेड। हाँ जी, समझ में आ रही है बात? तो अब यहाँ पे सैंडल और शूज एग्जेम्प्टेड नहीं है। कुछ डाई यूज हो रही है। डाइज आर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ऑल फुटवेयर्स। चलिए साहब, सारे फुटवेयर में एक डाई यूज होती है, लेकिन ब्राइट पिंक इज यूज्ड ओनली फॉर वन ऑफ हवाई वेराइटीज। यानी ये जो ब्राइट पिंक है, ये सिर्फ किस में यूज होती है? चप्पल में यूज होती है। समझ में आ रहा है? ब्लैक इज यूज्ड ओनली फॉर सैंडल एंड शूज, ये एक्सक्लूसिवली इसमें यूज होती है। ब्लू एंड येलो, ब्लू एंड येलो अपने क्या है? डर्टी फेलो है, सब में यूज होते हैं। समझ में आ गई बात? ये कहता है इधर भी जाएंगे और इधर भी जाएंगे। ठीक है। ब्राउन इज यूज्ड फॉर नॉन बिजनेस पर्पस। ठीक है भैया। वो ब्राउन से क्या करता है भैया? वो ऐसी चप्पल बनाता है, खुद ही पहनता है, ठीक है, और अपने घरवाली को पहनाता है। समझ में आ गई बात? नॉन बिजनेस पर्पस। चलिए, तो ये ब्राउन, अब मुझे बताइए, ये ब्राउन नॉन बिजनेस पर्पस का है, तो ये क्या हो जाएगा? मिलेगा क्या? नहीं। ये T1 हो गया आपका नॉन बिजनेस पर्पस। हाँ जी। उसके बाद में ब्राइट पिंक, पिंक क्या था आपका? एग्जेम्प्ट था। तो एग्जेम्प्ट देखिए 40,000 एग्जेम्प्ट। समझ में? सॉरी 90,000 एग्जेम्प्ट आया? समझ में आया? ये ब्लैक ब्लैक ब्लैक, ये क्या है आपका? ब्लैक कहाँ मिलता है बताओ? प्योरली प्योरली किस में? ये सैंडल और जूतों में, तो इसका तो मिल जाएगा। समझ में आ रहा है ये चीज? अच्छा, इनपुट टैक्स ऑन ब्लू डाई और येलो डाई, ये कॉमन है, ये कॉमन है, और दिस इज कॉमन, दिस इज कॉमन। तो ये क्या है आपका? कॉमन है साहब। हाँ जी। अब ये जो कॉमन है यहाँ पे, अब समझिएगा, यहाँ पे हम जो बात कहेंगे, तो अब मुझे बताइए टोटल इनपुट कितना है तुम्हारा? 10 प्लस 90 प्लस 40 प्लस 1 प्लस 15। समझ में आ रहा है? अब टोटल कितना है आपके पास में? 255। अब इनकी नालायकी देखो, ये पहले तुमसे टोटल करवाते हैं, फिर उस टोटल में से ये लेस करवाते हैं। अरे भैया ऐसा क्यों? हमें सीधा कॉमन ही ले लो ना। नहीं समझ में? ये पहले तुमसे क्या करवाएंगे? टोटल करवाएंगे। अब देखो टोटल करवाया 255। 255 में से क्या करेंगे? तुम्हें कहेंगे भैया ये 10,000 घटाओ, 90,000 घटाओ, 40,000 घटाओ। समझ में आ रहा है? 40 तो बेटा, क्योंकि कॉमन क्रेडिट कितना है ये चाहिएगा ना भाई। ऐसा इनपुट जिसपे हमने, वह इनपुट जो हमने कॉमनली यूज किया है। अरे चमा, टोटल टी है, टोटल टी कितना हुआ? 2,55,000। ठीक है, उसमें T1 क्या था? एक्सक्लूसिवली नॉन बिजनेस। कितना एक्सक्लूसिवली नॉन बिजनेस आपका? 10,000। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा समझ में? हाँ जी, 10,000। फिर क्या था आपका? T2 क्या था? एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल नहीं। हाँ जी, T2 क्या था आपका? एग्जेम्प्ट। क्या था बेटा आपका? एग्जेम्प्ट। कितना है आपका? 90,000। उसके बाद में क्या है आपका? हाँ जी। फिर अगर मैं बात कहता हूं यहाँ पे, अब मुझे एक चीज बताइए, यहाँ पे अगर मैं बात कहूं तो ये एक्सक्लूसिवली बिजनेस पर्पस, देखो चार्ट देखो। हाँ जी, एक्सक्लूसिवली अगर मैं बिजनेस पर्पस की बात करता हूँ तो यहाँ पे, अच्छा
कोई ब्लॉक क्रेडिट है क्या? कोई ब्लॉक क्रेडिट है क्या T3 में आपका? नहीं है साहब, T3 आपका ब्लॉक क्रेडिट नहीं है, T3 आपका ब्लॉक क्रेडिट नहीं है। चलिए, तो T3 आपका ब्लॉक क्रेडिट यहाँ पे है ही नहीं। चलिए आइए, नो ब्लॉक क्रेडिट, नो ब्लॉक क्रेडिट, समझ में आता है ये चीज आपको? चलिए, उसके बाद में क्या होगा आपके पास में, यहाँ पे आएगा, देखिए समझिएगा, यहाँ पे क्या आपके पास में अब क्या आ गया, कॉमन आ गया। अब क्या आ गया, बैलेंस आ गया। अब क्या आ गया आपके पास में, बैलेंस आ गया। बैलेंस को हमने क्या नाम दिया, C1। ये आपका बैलेंस आ गया। ये आपका बैलेंस कितना आ गया, 255 में 1 लाख घटा दिया तो कितना आ गया, 155। ये आया अपना? नहीं तो आप वो चार्ट देख सकते हैं अपने मॉड्यूल में निकाल के। अब इसको क्या किया हमने, इसको 2 पोर्शन में डिवाइड कर दिया। इसको मैंने 2 पोर्शन में डिवाइड कर दिया। किस पोर्शन में? एक तो T4 आ रहा है, समझ में आ रहा है, और एक क्या है, कॉमन। T4 कॉमन कितना है भैया? हाँ जी, और नहीं, इसमें क्या बोला, कॉमन ऐसे मत निकालो, पहले तुम T4 निकालो। T4 यानी एक्सक्लूसिवली किसके लिए, एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल के लिए। एक्सक्लूसिवली किसके लिए, टैक्सेबल के लिए। तो कॉमन निकाला मैंने यहाँ पे, तो कॉमन ये टैक्सेबल कितना है भैया मेरा यहाँ पे, 40,000, ये ना, ये 40,000, ये 40,000। अब कहता है कि भैया जी, अब वो क्या कहता है कि 155 में से 40 गए तो पीछे कितने आए, 115 है। वो इतना, अरे भैया सीधा ही ले लेते ना, 115 यार। नहीं आया समझ में? हाँ, चार्ट बना के शो करना पड़ेगा भैया, नहीं तो नंबर नहीं आएगा, ध्यान रखना भाई। देव अगर क्वेश्चन आता है तो यहाँ पे चार्ट बना के शो करना पड़ेगा, क्योंकि ये T1 T2 T3 ये सब अपन ने नहीं लिखे हैं, ये एक्ट में लिखे हुए हैं, ये सारे एक्ट में लिखे हुए हैं। समझ में आ रहा है? तो आप देखिए, ये मेरा कितना हो गया, 40,000। तो ये मेरा बैलेंस कितना रह गया, बैलेंस रह गया आपका 155 माइनस 40, कितना हो गया ये, 1,15,000। तो ये 1,15,000 ऐसा गुड्स है, 1,15,000 ऐसा गुड्स है जो मैं टैक्सेबल में भी यूज करता हूँ और एग्जेम्प्ट में भी यूज करता हूँ। समझ में आया तेरे को ये? तो अब भैया, अब देखो इतनी माताफोड़ी की, अब यार ये सीधा सीधा यहाँ दिया हुआ है, ब्लू डाई और येलो डाई दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है? ब्लू डाई और येलो डाई सीधा सीधा दिया हुआ है। तो भी सीधा सीधा ही तो लिख सकते थे अपन, लेकिन नहीं साहब, मैं सीधा सीधा करेंगे तो मजा नहीं आएगा। ये है 115, समझ में आ गया आपको? अब ये 115 को अपोर्शन कर देंगे, 115 को क्या कर देंगे अपन, अपोर्शन कर देंगे। क्या कर देंगे, इनटू क्या करेंगे, टैक्सेबल टर्नओवर अपॉन टोटल टर्नओवर। समझ में आ रही बात? नहीं आया समझ में? आया समझ में? आया? हाँ जी। उसके बाद में या और दूसरे बाद में क्या कर सकते हैं अपन यहाँ पे, ये इसको अपन ने, ये बताइए T4 समझ में आया आपको? अब T4 समझ में आया तो आप क्या करेंगे, ये क्या कहता है कि नहीं साहब, तुम टोटल टर्नओवर के साथ ऐसे मत करो, नहीं, तुमको ऐसे नहीं करने का। तुम पहले किसका निकालो, एग्जेम्प्ट का निकालो। किसका निकालो, एग्जेम्प्ट का निकालो। हाँ जी, तो हमने क्या निकाला, एग्जेम्प्ट का निकाला। अब एग्जेम्प्ट का निकालो भैया, देखो यहाँ पे एग्जेम्प्ट सप्लाई, ये एग्जेम्प्ट सप्लाई निकालो। तो एग्जेम्प्ट सप्लाई का मतलब क्या होता है, ये आपके देखिएगा। तो एग्जेम्प्ट सप्लाई यहाँ पे एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ द एग्जेम्प्ट सप्लाई ऑफ और टोटल टर्नओवर एग्रीगेट सप्लाई। तो यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे देखिएगा, इसमें टर्नओवर दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है? सर वो लिखा हुआ था टर्नओवर नीचे 1.5 कुछ लिखा हुआ था सर। हाँ ये रहा। चलिए, यहाँ पे लिखा टर्नओवर, यहाँ पे देखो भैया, ये टर्नओवर दे दिया। टर्नओवर हवाई 1 प्लस हवाई 2 कितना है, 3 करोड़। समझ में आ गया? टर्नओवर ऑफ ऑल वैरायटी ऑफ टैक्सेबल शूज कितना है आपका, 2 करोड़। दोनों को मिला के कितना आ गया, 5 करोड़ आ गया। समझ में आ गया? तो अब मुझे एक चीज बताओ यार, यहाँ पे अगर तुम मुझे बताते हो यहाँ पे कि इसका मतलब क्या होता है, अब समझो, थोड़ा सा समझेंगे। इसका मतलब क्या हो गया कि तुम्हारे पास में 155 था ना, कॉमन था, 115 कॉमन था ना। अब वो कहता है इस 115 में से तुम क्या करो कि जो एग्जेम्प्ट है उससे रिलेटेड काम करो। तो एग्जेम्प्ट से रिलेटेड कैसे काम करेंगे भैया? तो इसका मतलब क्या हुआ, इस 115 को डिवाइड करो, 115 इंटू
एग्जेम्प्टेड टर्नओवर अपॉन टोटल टर्नओवर। तो 1.15 है आपके पास में। अच्छा, एग्जेम्प्टेड टर्नओवर किसका था? हवाई चप्पल का। किसका था? हवाई चप्पल का। तो यहाँ पे ये एक, यहाँ पे 1.15 इंटू कितना? 3 करोड़ अपॉन 5 करोड़। समझ में आया चीज? तो 1.15 में से ये करेंगे कितना आएगा आपका? देखो 1.15 इंटू 3/5 कितना है आपका? 69,000। क्लियर? तो अब तुम्हारा क्या बचा यहाँ पे? 69,000। कितना बचा? 69,000 एग्जेम्प्टेड का बच गया। समझ में आ गया? अब वो कहता है कि नॉन बिजनेस के लिए, नॉन बिजनेस के लिए क्या, ये जो है ये क्रेडिट क्या, इसको कॉमन माना गया। इसको कॉमन किस किस के लिए माना गया? एग्जेम्प्ट के लिए भी माना गया, नॉन बिजनेस के लिए भी माना गया और टैक्सेबल के लिए भी माना गया। तब वो बोलता है नॉन बिजनेस के लिए। अब नॉन बिजनेस के लिए कितना चेक करेंगे साहब? तो नॉन बिजनेस के लिए क्या चेक करेंगे आप समझिए। नॉन बिजनेस के लिए वो कहता है सीधा सीधा कितना परसेंट? 5%। सीधा सीधा कितना परसेंट? 5%। अब 5% किसका भैया? आपका ये जो आपका 1.15 निकला है, जो ये जो आपका 1.15 निकला उसका 5%। तो अब देखिए इसका जो 5% निकला 1.15 का 5%, ये देखिए। अरे भैया ये कहाँ चले गए रहे? ओह, कैपिटल वाले में आ गए। चलिए, तो यहाँ पे क्या करेंगे अपन? दिस इज देखिएगा 5%। तो सीधा सीधा यहाँ पे हमने 5% निकाल दिया। 5% ऑफ C2, 5% ऑफ C2। अब यहाँ पे 5% किसका निकालेंगे? 1,15,000 इंटू 5%। 1,15,000 इंटू 5%। कितना बचा ये? 5250। अब वो कहता है भैया, अरे 5250 आराम से। हाँ जी। अब वो क्या कहता है भैया? वो ये कहता है, समझिए साहब, कि ये 1.15 आपका क्या था? 1.15 टोटल कॉमन था। 1.15 कॉमन इनपुट था। उसमें से आपने क्या किया? एग्जेम्प्टेड का आपने अलग से कर दिया। कितना आया? 69,000। नॉन बिजनेस का अलग से कर दिया। कितना आया? 5250। तो इन दोनों का आईटीसी नहीं मिलेगा, तो बैलेंस आईटीसी आपको मिल जाएगा। बैलेंस आईटीसी आपको मिल जाएगा। बधाई हो। कितना आएगा आपका? 1,15,000 माइनस 69,000 और माइनस 5250। कितना आता है जरा चेक करना। 1.15 में से लेस करो 69,000। हाँ जी, 1.15 माइनस 69,000 माइनस 5250 कितना आएगा? 40। ये आ जाएगा आपका। सर हाँ जी, सर ये 5750 है। 57 आएगा या 52 बोल रहे तो? हाँ जी, तो 57 लेस करो वहां से। 42 तो 4। ये आया समझ में आपको? यस सर, आ गया। तो इसमें क्या ध्यान करने का है? समझ में आया चीज? यस सर। तो देखिए ये सारी बातें इसमें बोली गई है। तो भैया अपने को तो पता चल गया। समझ में आया? ध्यान रहे। किसका? हाँ हाँ, तो टोटल कितना मिलेगा? देखिए ये तो मिलेगा ही मिलेगा आपको। 40,250 तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस वो जो प्योरली टैक्सेबल के लिए आ रहा है, काम में आ रहा है। क्या आ रहा था वो? कितना आ रहा था? 40,000। वो 40,000 प्योरली उसके लिए आ रहा था। तो कितना मिल जाएगा आपको? 80,250। आया समझ में? आया ये? यस सर। चमन ध्यान रखना, ये इनपुट टैक्स क्रेडिट खा जाएगा चैप्टर का, ध्यान से नहीं पड़े तो। समझ में आ गया? इसमें ये चार्ट बड़ा टेक्निकल चार्ट है आपको। और कम वक्त दिक्कत क्या है कि हमें इस चार्ट के यूं हम डायरेक्ट भी आंसर कर सकते हैं, खटखटा खट कर सकते हैं, लेकिन खटखटा खट यहाँ पे चलेगा नहीं। आईटीसी अगर इसका इनपुट का आ गया ना, कैपिटल गुड्स तो बिल्कुल नहीं आएगा, 100% नहीं आएगा, क्योंकि उसमें तो और एक हो जाती है। समझ में आ रही बात? तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे ये इनपुट गुड्स आएगा अपने यहाँ लेवल पे, इसका क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन इसका क्वेश्चन आपको चार्ट के थ्रू ही करने का है, ध्यान रखें। तो इसमें आपको याद होना चाहिए T1 क्या है? नॉन बिजनेस। देखो T1 नॉन बिजनेस, T2 एग्जाम, T3 लॉ। बैलेंस हो गया आपका C1। बैलेंस C1। समझ में आ गया? C1। अरे T4 अलग है यार। चमन यार क्या कर रहा है? ये देखिए, आपको अब ऐसे ही याद करना पड़ेगा यार। हम चाहते तो अगर हम अपना अपना बना सकते तो मैं सीधा बना के बता देता, ऐसे ऐसे कर सकते हैं, लेकिन हम अपना बना ही नहीं सकते। समझ में आ गई बात? ये सरकारी किट ही यूज करना पड़ेगा आपको।
क्लियर है? Yes, sir. तो यहाँ पे देखिए T1 वापस नॉन बिजनेस, Non-business. T2 Exempt. T3 Non- ब्लॉक, T4 C1. C1 बैलेंस क्या आएगा? C1। अब इस बैलेंस को हम दो पोर्शन में बांट देंगे, T4 और C2। T4 किसका? टैक्सेबल, और C2 किसका? कॉमन। ये कैसे आया? जो आपका C1 आया, C1 यानी जो बैलेंस आया, उसमें से हमने टैक्सेबल को लेस कर दिया, तो पीछे ये आया। समझ में आ रही है? अब इसको क्या करना है? इसको वापस, अब किसको? सीट। अब देखिए जो T4 है, T4 का तो क्रेडिट मिलेगा, T4 का तो क्रेडिट मिलेगा। अब कम बगत हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे? अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे? जो कॉमन है, कॉमन क्या? C2। C2 मेरी सबकी है, समझ में आ रही है? जो C2 है, हाँ जी, C2 कह रहा हूं मैं, ध्यान रखना। समझ में आएगा साले क्या बोल? सीटू ही तो बोला मैं तो। आप ही गलत ले रहे हाँ हो। जी, आप ही तो जोर नहीं। तो यहाँ पे अगर मैं कहता हूँ C2 जो है, C2 को वापस हम डिवाइड करेंगे। C2 कॉमन है, कॉमन मतलब ये किस किस के लिए है? ये एग्जाम के लिए भी है, ये नॉन बिजनेस के लिए भी है, ये टैक्सेबल के लिए भी है। तो इसमें एग्जाम कैसे निकालेंगे? C2 इंटू एग्जेम्प्टेड टर्नओवर अपॉन टोटल टर्नओवर, वो आ गया। ब्लॉक, वो उसको हम क्या बोलेंगे? D1। उसको हम क्या बोलेंगे? D1। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे आएगा ब्लॉक के लिए, ब्लॉक को क्या बोलेंगे? D2। सीधा देखो यहाँ पे, और मेरा ये बैलेंस है वो यहाँ पे डाल देते, तो क्या फर्क पड़ता है उनको? उल्टा हमारे लिए इजी हो जाता। Yes, sir. लेकिन नहीं साहब, हम तो ऐसा ना करें। और उसके बाद में भाई इतना करने की जरूरत है तो हम सीधा ही कर देते यार यहाँ पे। अच्छा, हमको क्या ये सब किसके लिए निकाल रहे हैं? ये कॉमन के लिए निकाल रहे हैं। हाँ, sir. तो जब कॉमन मेरे को सीधा सीधा मिला हुआ है, तो फिर ये सब करने की जरूरत कहाँ है? मुझे सीधा वहीं से लेने दो भाई, मुझे वहीं से, ये देखो, ये यहीं से लेने दो मुझे कॉमन। Hmm. क्यों मेरे जी को इंतजार कर रहे हो? क्यों मेरी उस पे मूंग दल रहे हो यार? देखिए दलेंगे, आपको करना ऐसे ही पड़ेगा, ध्यान रखना है इसमें, तो करना ऐसे ही पड़ेगा साहब, इसमें कोई दूसरा अल्टरनेट नहीं है। समझ में आ गई बात? गवर्नमेंट का काम है, एक टेबल से दूसरे टेबल तक नहीं जाओगे तो मजा नहीं आएगा। चलिए साहब, अरे समय की तरफ ना देखें। ब्लॉक क्रेडिट भैया, ब्लॉक क्रेडिट पढ़ा? ये ब्लॉक क्रेडिट आपने मोटर व्हीकल पे नहीं मिलता, याद है ना? 13 सीटर वो सब, और ये सब चीज पढ़ चुके हैं भैया हम लोग, ये सब पढ़ चुके हैं यहाँ पे। Yes, sir. ये भी वेसल एयरक्राफ्ट भी पढ़ चुके हैं हम लोग यहाँ पे। ये जनरल इंश्योरेंस, ब्यूटी ट्रीटमेंट, ये सब भी पढ़ा था हमने, पढ़ा था सर। यहाँ कहाँ है? जनरल इंश्योरेंस ही आया। हाँ बेटा, ब्यूटी ट्रीटमेंट नीचे आएगा, अलग से आएगा। हाँ जी, चलिए, ये लीजिंग, रेंटिंग, हायरिंग, मोटर एयरक्राफ्ट, ये वेसल, ये पढ़ा था हमने। समझ में आ रही है बात? अब इनको पढ़ते हो, देखो। ITC on car purchased by a manufacturing company for official use of its employee, बताओ क्या है? ब्लॉक है। क्या बताएं सर? ITC on car purchased by a car dealer for sale, Yes, allowed. ITC on car purchased by a company engaged in the renting, Allowed, sir. allowed है। ITC car purchased by car driving school, Allowed, sir. ITC on buses sitting capacity 24%, हाँ जी अलाउड है। अलाउड है, 13 तक अलाउड। हाँ, समझ में आ रहा है? 24 ट्रक ले लिया, Allowed, sir. ठीक है। मैंने आने जाने के लिए सिटी बस ली थी, टीचर्स को लाने के लिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसको ITC अलाउड है, ठीक है। हाँ जी। एयरक्राफ्ट परचेज फॉर ए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी फॉर CEO, CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, कंपनी का सबसे बड़ा ऑफिसर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, उनके लिए एयरक्राफ्ट ले लिया। बताओ अलाउड है या नहीं है? ब्लॉक है। अरे भैया, एयरक्राफ्ट में ब्लॉक है ना? हाँ जी। ITC on aircraft purchased by an aviation school, अलाउड है, सिखाती है, ट्रेनिंग के लिए सिखाती है। जनरल इंश्योरेंस टेकन ऑन कार यूज्ड बाय एम्प्लॉय, maintenance and repair service availed by a company truck used for transportation of finished goods, Allowed, sir. general insurance service taken on car manufacturing company। समझ में आ रहा? हाँ जी।
अब फूड की बात समझ में आती है तुमको? सर हाँ, सर मेरे को छोटा सा बता दो, ब्लॉक्ड होता क्या है? अरे बेटा एक बार कल की क्लास देखी तूने? नहीं सर, वो आज देखो। हाँ तो आज देखना एक बार, फिर छोटा सा इसमें है नहीं। बहुत बड़ा है। ये भैया ये लंका लगाएंगे, देखिए ये क्या ना, ये 17 लोग आएंगे और 5 तरह की लंका लगाएंगे, ये सेक्शन 17(5) है। ओके और सर, मैं देख रही उसमें भैया बहुत चीजें आएगी, हाँ नहीं, ए बी ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, हाँ बस इतना ही समझ में आया था, मतलब यही सब पढ़ा बेटा तुमने। 11 पॉइंट, इसने ये 11 पॉइंट। तो जब ये पूरा पढ़ोगी ना बेटा तब समझ में आएगा ब्लॉक क्या है ना। कल की क्लास देखना आराम से, एक बार नहीं 2 बार देखना और तीसरी बार मुझसे पूछना। हाँ जी, फूड एंड ब्रिवरेजेस। और वैसे ब्लॉक क्रेडिट का मतलब ये होता है कि जो हमने इनपुट लिया उस पे हमने क्रेडिट, उस पे हमने टैक्स भी पेमेंट कर दिया लेकिन उसका क्रेडिट नहीं ले सकते, ये है ब्लॉक क्रेडिट। ओके सर। चलिए ये सब हमने पढ़ा मेंबर्स याद है? ये ट्रेवल बेनिफिट पढ़ा आपने? ट्रेवल बेनिफिट अगर माडानी देना पड़ जाए तो अलाउड है और माडानी नहीं देना पड़े तो अलाउड नहीं है। ये सब ये देखिए, ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी परचेज फूड आइटम, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी साला फूड आइटम परचेज करे, इसके बाप का क्या है? ये अपने एम्प्लॉय को खुश करना चाहती है, ठीक है तो क्या खुश कर भैया, लेकिन आईटीसी क्या है? ब्लॉक है। समझ में आया? एबी एंड कंपनी कैटरर ऑफ क्या है आपका अमृतसर हैज बीन अवार्डेड ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर कैटरिंग इन ए मैरिज जो लुधियाना में है। अब कैटरर है, उसको अवार्ड मिला है, वो आगे कैटरिंग के लिए देगा तो क्या रहेगा? अलाउड रहेगा। ये देखो ये अलाउड है, ठीक है। आउटडोर कैटरिंग सर्विसेज अवेल बाय गारमेंट एक्सपोर्टर नहीं है भैया, समझ में आया? गारमेंट एक्सपोर्टर है, उसने क्या किया है, उसने अपने सारे एम्प्लॉयज को सपोज करो आओ बल्ले बल्ले करते हैं, ठीक है, और एक कैटरिंग को क्या, कैटरिंग सर्विस को क्या दिया, एक कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, अलाउड नहीं है। उसके बाद में आउटडोर कैटरिंग सर्विसेज अवेलेबल बाय कंपनी टू रन ए फ्री कैंटीन टू इन इट्स फैक्ट्री। हाजी आप क्या कर रहे हो भैया? आउटडोर कैटरिंग सर्विसेज अवेल्ड बाय कंपनी टू रन ए फ्री कैंटीन इन फैक्ट्री। तो फैक्ट्री 90 आर देखो लॉ के द्वारा required the company to set up a canteen in the factory, भैया जब करना अलाउड रहेगा। समझ में आ गया? ये तो करना ही पड़ेगा। समझ में आया ना? ये पॉइंट ध्यान रखना बेटा, ये पॉइंट ध्यान रखना। अब चौथा नंबर, नहीं तो अलाउड नहीं होता, लेकिन ये क्योंकि करना ही पड़ेगा इसलिए क्या अलाउड है। द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी टेकन मेंबरशिप ऑफ द क्लब, लॉ भैया मैनेजिंग एमडी साहब को खुश कर रहे हो, क्लब की मेंबरशिप वगैरह है, ब्लॉक है। A company avails service of a travel agency for organizing a free vacation to its top performing employees, ब्लॉक है। और अगर करना ही पड़ेगा तो अलाउड है। समझ में आया? वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस, भैया वर्क कॉन्ट्रैक्ट सिंपल सी बात है, कैपिटलाइज करते हो तो ब्लॉक है, रेवेन्यू उसमें डालते हो, पीन डाल दो, अलाउड है, खत्म बस। समझ में आ गया? यस सर। हाँ जी, ये देखो ITC on work congress service available by software company for construction, ब्लॉक है। समझ में आया नहीं आया? हाँ जी, हाँ जी। CD and Company, a work contractor of Noida, has been awarded a contract of construction of the commercial complex। अच्छा, एक कॉन्ट्रैक्टर ने दूसरे कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, अलाउड है। समझ में आया? यस सर। ITC on work contract service available by an automobile company, ठीक है, for construction of a foundation on which machine to be mounted, वही है वो प्लांट एंड मशीन में आएगा। समझ में आया चीज? उसके बाद में ITC on work contract service available by a manufacturing company, क्या है? ब्लॉक है। हाँ जी, समझ में आ गया? एक कंसल्टिंग फर्म हैज अवेल्ड सर्विस ऑफ वर्क कॉन्ट्रैक्ट फॉर रिपेयर। अब रिपेयर अगर देखता है क्या करता है वो, अगर पीएनएल में डालेगा तो अलाउड है, और कैपिटल करेगा तो इसने कहाँ डाल दिया? पीएनएल में, तो क्या है? अलाउड है। टेलीकम्युनिकेशन टावर भैया क्या है? ब्लॉक। टेलीकम्युनिकेशन कंपनी हैज अवेल्ड सर्विस ऑफ ए वर्क कॉन्ट्रैक्ट टू रिपेयर इट्स ऑफिस बिल्डिंग,
अच्छा क्या किया इसने, कैपिटलाइज कर दिया, तो क्या हो जाएगा, आया समझ में आया। चलिए आओ भैया, एक कंपनी अब यार ना गुड्स और सर्विस ली थी, तो ऊपर तो वर्क कॉन्ट्रैक्ट था, कंस्ट्रक्शन, अरे 2 ब्लॉक थे ना आपके, एक में था, एक सी और डी था ना, एक में तो वर्क कॉन्ट्रैक्ट था। अरे भैया वर्क कॉन्ट्रैक्ट था, आज साले पढ़ा रहेगा, घर पे क्लास ही नहीं देखी होगी। हाँ जी, और दूसरा क्या था आपका, गुड्स और सर्विस था। क्या था, गुड्स और सर्विस था। तो देखिए यहाँ गुड्स और सर्विस, एक कंपनी बाय सीमेंट टाइल्स एक्सेट्रा फॉर अवेलिंग द सर्विस ऑन आर्किटेक्ट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफिस बिल्डिंग। बताओ ब्लॉक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Yes, sir. सर हमने तो पढ़ा ही नहीं, कहा नहीं समझ में आएगा। हाँ जी, एम&एन कंस्ट्रक्शन प्रोक्योर सीमेंट, हाँ जी आयरन, भैया कंस्ट्रक्शन कंपनी है, वह परचेज कर रही है आगे सर्विस देने के लिए, अलाउड है। Allowed है, sir. कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने अब सीमेंट बाई टाइल्स वगैरह सब किसके लिए है, फॉर रिनोवेशन। देखिए भैया चेक करते रिनोवेशन में कैपिटलाइज किया या पीएनएल में डाला, अगर पीएनएल में डाला तो अलाउड है। समझ में आ रहा है बात? Yes, sir. आइए, ITC on goods service used by automobile company for construction of foundation on which machinery, अरे मशीन allowed है। आया समझ में आया ये? हाँ जी, इनवर्ट सप्लाई चार्ज 200 कंपोजिशन नहीं होगा भैया, समझ में आ रहा है? इसकी टैक्सेबिलिटी नहीं आएगी, नहीं मतलब क्रेडिट नहीं मिलेगा। समझ में आया चीज? अच्छा फिर क्या था, ब्लॉक ITC कहाँ पे है, गिफ्ट में दे दिया, ये आया समझ में आया चीज ये? Yes, sir. चलिए हाँ जी, ये सैंपल फ्री अलाउड रहेगा क्या, नो अलाउड नहीं रहेगा। समझ में आ रहा है? हाँ जी, अब यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे देखिए, बाय वे ऑफ फ्री सैंपल अलाउड है क्या, नहीं है साहब। समझ में आई बात? उसके बाद में क्या है, बाय 1 गेट 1 फ्री ऑफर, एक लो दूसरा भी मिल जाएगा। तो भैया इसमें क्या होता है कि एक के अंदर ही दूसरे की रेट भी होती है। Yes, sir. दिस इज नॉट इंडिविजुअल सप्लाई ऑफ फ्री ऑफ कॉस्ट। समझ में आ रहा है? फ्री ऑफ कॉस्ट में नहीं है, but a case 2 or more individual supply, it can be best to treat it as a supply of 2 goods for a price of 1। तो इसका मतलब ये क्या होगा, कंपोजिट सप्लाई, मिक्स सप्लाई, याद आया सेक्शन 8? ठीक है, नेचुरली बंडल्ड और उस तरह से, याद आया आपको? Yes, sir. आ तो गया. ITC अवेलेबल रहेगा इसमें, ITC शैल बी अवेलेबल। समझ में आ गया? तो एक शर्ट के साथ में ये एक शर्ट है, नहीं क्या कुछ भी है, समझ लो जो भी है, ये एक शर्ट है और ये दूसरा शर्ट है, नहीं शर्ट नहीं टेबल है, इसके साथ में एक टेबल के साथ में दूसरी टेबल क्या है, फ्री है। समझ में आ गया? तो दोनों टेबल के इनपुट पे आपको ITC मिल जाएगा। आया समझ में आया? क्योंकि यही माना जाएगा इन दोनों के लिए तुम एक ही प्राइस ले रहे हो। ओके, डिस्काउंट, बाय मोर सेव मोर, वो अपने डिस्काउंट नहीं देखा था अपन ने, वैल्यूएशन में देखा था ना, डिस्काउंट को अलग करते हैं। सेक्शन कौन सा था वैल्यूएशन का? वैल्यूएशन का सेक्शन बता कौन सा था साले? हाँ हाँ अभी अभी याद आया था, 16 हाँ जी, समझ में आ रही बात? हाँ जी, चलिए तो अब यहाँ पे देखिए बेटा, यहाँ पे क्या आई है, डिस्काउंट ऑफर्ड बाय द सप्लायर टू कस्टमर इंक्लूडिंग staggered discount, buy more save more scheme, ये volume discount। हाँ जी, the value of supply provided that satisfy parameter laid down in the वो अपना section। समझ में आती बात? The supplier shall be entitled to avail the ITC for such input। समझ में आता है? इनपुट सर्विस, ये बात समझ में आई नहीं है? जैसे सपोज कीजिएगा हमने 10% डिस्काउंट दे दिया, हमने कितना डिस्काउंट दे दिया, 10%। तो वो क्या, अगर ऐसा हो जाता कि भैया जो तुमने ITC ली है, ITC जो तुमने लिया उसका भी 10% क्या करेंगे, हम रिवर्स करेंगे, ऐसा नहीं होता। समझ में आ रही बात? ऐसा नहीं होता। क्लियर है? हाँ जी, सेकेंडरी डिस्काउंट, ठीक है, सेकेंडरी डिस्काउंट है तो क्या हो गया, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंडरी डिस्काउंट का मतलब क्या होता है कि ये भैया वो कहता है कि अब समझो, वो यहाँ पे क्या कहता है सेकेंडरी डिस्काउंट में, वो सेकेंडरी डिस्काउंट में कहता है भैया एट द टाइम ऑफ सेकेंडरी डिस्काउंट का मतलब क्या है, एट द टाइम ऑफ जो ट्रेड होता है ना, सप्लाई होती है, उसमें पता नहीं होता अपने को, जैसे कैश डिस्काउंट, ठीक है।
या अपने को स्टार्टिंग में पता नहीं है, लेकिन अब वो महीने भर से दे ही नहीं रहा पैसे, तो हमने उसको लालच दिया, देख अभी देखा तो 5% डिस्काउंट दे देंगे, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं अपन, सेकेंडरी डिस्काउंट। तो वो सेकेंडरी डिस्काउंट जो है बेटा, तो उसकी वजह से कोई आईटीसी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसकी वजह से कोई आईटीसी पे फर्क नहीं पड़ेगा, समझ में आता है। अच्छा, अब ये एक बहुत बड़ा नोटिफिकेशन है, इसको मैं शॉर्ट में समझा देता हूँ आपको। ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए था, और ये फार्मास्यूटिकल सेक्टर के लिए था। किसके लिए था बेसिकली? ये फार्मास्यूटिकल सेक्टर के लिए था, मैन्युफैक्चरिंग नहीं, सॉरी मैं फार्मास्यूटिकल बोलना चाहता था। ये फार्मास्यूटिकल सेक्टर के लिए है साहब। देखो अब तुम जब भी मेडिसिन लेते हो, फार्मास्यूटिकल सेक्टर जो है वो क्या प्रोड्यूस करती है, मेडिसिन या कॉस्मेटिक्स? मेडिसिन। हाँ जी, हाँ जी, मेडिसिन। हाँ जी, अगर मैं बात कहता हूँ यहाँ पे वो मेडिसिन प्रोड्यूस करती है, समझ में आ रही है। हर मेडिसिन पे एक डेट लिखी होती है जिसका नाम होता है एक्सपायरी। आपको ये ना बोले मैन्युफैक्चरिंग भी लिखा होता है भैया, लेकिन एक्सपायरी की बात है। सीधा बैठ, सीधा बैठ, हाँ थोड़ा पीछे, हाँ जी पीछे होके बैठ जाना आराम से, सारा लिख के। हाँ जी, हाँ जी। तो अब हर एक पे क्या होता है, एक्सपायरी डेट होती है। क्या होती है? एक्सपायरी डेट होती है। अच्छा, ये जितनी भी दवाई की दुकानें होती है ना, उस पे जितने भी दवाइयां बिकती है उन सब पे एक्सपायरी डेट होती है। अब सपोज करो किसी दवाई की एक्सपायरी डेट आ गई और दवाई बिकी नहीं, तो अब क्या करेगा वो दवाई वाला? ये लॉस किसका है? नहीं, ये दवाइयां सारी वापस रिटर्न होती है, ये दवाइयां सारी वापस रिटर्न होती है, रिटर्न टू मैन्युफैक्चरर। समझ में आ रहा है? रिटर्न टू मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चरर के बदले में क्या देता है? दूसरी दवाइयां देता है, नई दवाई देता है वापस। क्लियर है? तो जब रिटर्न, अच्छा तो अब मुझे एक चीज बताइए, जब इस भाई ने ये परचेस किया होगा, ओरिजिनली जब परचेस किया होगा तो उस पर टैक्स पे किया होगा क्या? बिल्कुल टैक्स पे किया होगा। तो उस पर आईटीसी लिया होगा क्या? हाँ जी आईटीसी लिया होगा। तो उसका अवेलमेंट, आईटीसी का अवेलमेंट आउटपुट पे कर लिया होगा क्या? हाँ जी कर लिया होगा। तो आउटपुट के लिए क्या ये जरूरी है क्या जिस प्रोडक्ट पे मैंने आईटीसी लिया उसी का बिकना जरूरी है? नहीं साहब, उसका बिकना जरूरी नहीं है। समझ में आया? कोई और चीज बिकी मैंने, उसके अगेंस्ट में भी मैं क्या ले सकता हूँ? आईटीसी को मैं अवेल कर सकता हूँ। समझ में आ रही है चीज? चलिए साहब, तो आईटीसी खा पी गए, लेकिन अब गुड्स को रिटर्न किया, तो गुड्स को रिटर्न करते हैं तो फिर क्या होता है? आईटीसी को भी रिवर्स करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आईटीसी को रिवर्स करना पड़ेगा, यहाँ पे आईटीसी को रिवर्स करना पड़ेगा। और जब नई 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 सप्लाई आएगी तो ये फ्रेश सप्लाई मानी जाएगी। क्या मानी जाएगी? फ्रेश सप्लाई मानी जाएगी। और इस फ्रेश सप्लाई पे नई सिरे से न्यू आईटीसी आपको मिल जाएगा। समझ में आया चीज? पेमेंट नहीं करेगा लेकिन आईटीसी मिल जाएगा। तो जो उसने रिवर्स किया था ना, उस रिवर्स को वापस क्या कर देगा? अब ले लेगा। अरे नहीं किया, दिया है, बोला यार नहीं, अब मैं क्या करूं? समझ में आ रही है बात? देखो कुछ चीजें ऐसी है जिसमें हम डिस्कस नहीं कर सकते। अब वो चार्ट में डिस्कस कर लो सर, T1 T2 क्यों करा सर? है मेरे को तो E1 E2 अच्छा लगता है। अरे भाई किया है। हाँ जी, क्लियर है? ये पूरा वही चीज है भैया। पढ़ाऊं पूरा 1 by 1 समझ आएगा? हाँ जी, देखो इसका सीधा ये एग्जांपल पढ़ लो। If a manufacturing has availed ITC of ₹10 at the time of manufacturing of the medicine valued ₹100, at the time of return of such medicine on the account of the expiry, the ITC available on the manufacturing on the basis of the fresh invoice issued by the wholesaler is ₹15. So when the time expired, the destroyer and by the manufacturer, he would require to reverse the ITC of ₹15 and not ₹10. बात समझ में आती है कि नहीं आती है? क्या कहता है ये क्या कहता है समझो। ये क्या कह रहा है यहाँ पे कि मैन्युफैक्चरर ने अवेल किया था आईटीसी, कितना अवेल किया था? ₹10 का आईटीसी अवेल किया था। ठीक है, समझ में आ रही बात? और उसने गुड्स का मैन्युफैक्चरिंग किया था, मेडिसिन वैल्यू कितना है आपका? ₹100 का। At the time of return of such medicine on the account of the expiry, ठीक है, the ITC available to the manufacturer on the basis of the fresh issued by the wholesaler is ₹15. क्या मतलब होता है? मतलब ये होता है कि देखिए इसको क्या किया जाएगा, जब ये रिटर्न करते हैं ना अपन, जब रिटर्न करते हैं ना
तो रिटर्न करते हैं तो एक इनवॉइस बनाते हैं, रिटर्न करते हैं तो क्या बनाते हैं, एक इनवॉइस बनाते हैं। आया समझ में, आया चीज? हाँ जी। On the basis of the fresh invoice issued by the wholesaler is ₹15. So when the time expired, goods are destroyed by the manufacturer, he would be required to reverse the ITC 15. ये समझ में आया आपको? ये क्या कहता है देखिए, अब मैं आपको समझाता हूं। ये क्या कहता है, ये यहाँ पे ये चीज कहता है कि भैया क्या किया, अब यहाँ पे अब ये गुड्स किसके पास में गया, मैन्युफैक्चरर के पास में गया। किसके पास में गया, मैन्युफैक्चरर के पास में गया। मैन्युफैक्चरर ने भी इस गुड्स को जब बनाया था तो जो रॉ मटेरियल पे आईटीसी अवेल किया होगा, रॉ मटेरियल पे क्या किया होगा, आईटीसी अवेल किया होगा। समझ में आ रही है बात? तो ऐसी कंडीशन में क्या हुआ, यहाँ होलसेलर तो रिवर्स मारेगा ही मारेगा, होलसेलर तो रिवर्स मारेगा ही मारेगा। होलसेलर जितना रिवर्स मारेगा ना, उतना रिवर्स कौन मारेगा, मैन्युफैक्चरर मारेगा। मैन्युफैक्चरर पे बेचारे पे डंडा है। नहीं आया समझ में? क्लियर है? अब हाँ, पॉकेट से लग गए। अब क्या कर, अब इसका क्या होगा, इसका वापस जब ये मैन्युफैक्चर क्या करेगा, यहाँ पे मैन्युफैक्चर इनवॉइस देगा वापस, जब वापस गुड्स देगा इनवॉइस करेगा तो उसमें क्या कर लेगा, 15 रुपए और लगा देगा। तो फिर वो क्या कर लेगा, अपने वापस आईटीसी ले लेगा और यहाँ पे ये वापस आईटीसी ले लेगा। आया समझ में, आया समझ में आया फार्मास्यूटिकल कंपनीज का? हाँ जी, कोई काम करनी है, लिखा था इससे डिस्कस कर लिया। समझ में आई बात? चलिए हाँ जी। ये फ्रॉड वगैरह में पता चला आपको, फ्रॉड वगैरह में जो भी देते उसका आईटीसी नहीं मिलता है अपना, पता है ना आपको? हाँ जी, के आपको देना ही पड़ेगा भैया, देना पड़ेगा, लेकिन आईटीसी भी नहीं मिलेगा। क्लियर है? हाँ जी। अब देखिए, अब नेक्स्ट करते हैं क्रेडिट इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस सेक्शन 18। अब सेक्शन 18 कुछ स्पेशल चीजें बताता है। देखिए आपको 16 समझ में आया, 17 समझ में आया। अच्छा, इसमें 17 के अंदर जितना मैंने आपको 17 के अंदर मैंने आईटीसी डिस्ट्रीब्यूशन में मैंने दो चीजें बताई है आपको। एक तो बताया मैंने नॉर्मल गुड्स पे और दूसरा बताया मैंने कैपिटल गुड्स पे। कैपिटल गुड्स में मैंने पूरा नहीं बताया आपको, कैपिटल गुड्स में एक छोटा पोर्शन बताया, उतना ही अपने को ध्यान रखना है। और मैं जब मैं पूरा बताऊंगा तो आप वापस पूरा ध्यान में रख लीजिएगा। लेकिन मैंने इनपुट पे आपको सारा बता दिया है, समझ में आई बात ना? इनपुट नॉर्मल गुड्स पे आपको सारा बता दिया है। क्लियर है? अच्छा, अब स्पेशल सर्कमस्टांसेस क्या है? Subject to availability of credit in special circumstances. Subsection 1. Subject to such conditions and restrictions as may be prescribed. A person who has applied for registration. एक person जिसने registration के लिए क्या कर दिया है, applied कर दिया है, within 30 days from the date on which he become liable to registration and has been granted such registration shall be entitled to take credit of input tax in respect of input held in stock and input contained in semi-finished goods or finished goods held in stock on the day immediately preceding the date from which he become liable to pay tax of the provision under this act. क्या कहता है ये? हाँ जी, क्या ये समझ में आया आपको? यस सर। चलिए तो नेक्स्ट पॉइंट। हाँ तो फिर समझ आया तेरे को? आया बस, बता क्या समझ में आया? सर जो रजिस्ट्रेशन करने के लिए मैं 30 अप्रैल को लायबल हो गया था, ठीक है। जो 30 अप्रैल को जो मेरे पास स्टॉक होगा ना, अगर उसने 30 दिन में करवा दिया रजिस्ट्रेशन, तो 30 अप्रैल के बाद जो उसका स्टॉक होगा ना, उसके अंदर जो भी आईटीसी होगा उसको मिल जाएगा। गुड। देखिए अगर मैं यहाँ पे कहता हूं, सपोज कीजिएगा मैं ना, अच्छा अभी मेरा नो रजिस्ट्रेशन है। नो रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या, मेरा जो टर्नओवर है वो हो सकता है 20 लाख से कम है। कितने से? 20 लाख से मेरा टर्नओवर क्या है, कम है। अभी मेरा 20 लाख से टर्नओवर कम था तो मुझे रजिस्ट्रेशन करवाने की आवश्यकता नहीं है।
अब क्या हुआ कि मान लेते हैं 5th मई को मेरा 5th मई को क्या हुआ बेटा, 5th मई को मेरा 20 लाख टर्नओवर क्या हो गया, क्रॉस हो गया। तो अब मुझे रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा और अगले 30 दिन के अंदर अंदर कराना पड़ेगा। तो जिस दिन मैं लायबल था, प्रिसीडिंग द डेट फ्रॉम विच ही बिकम लायबल, यानी 4 तारीख की रात को, 4 तारीख की नाइट में, 4 तारीख की नाइट पे मेरे पास में जो भी स्टॉक है उसके ऊपर, यानी जो भी रॉ मेटेरियल का स्टॉक है, जो भी इनवर्ड मेरा स्टॉक पड़ा है, जो भी मेरा इनवर्ड स्टॉक पड़ा है, इनवर्ड सप्लाई पड़ी है, उस पे जो मैं टैक्स पे कर चुका हूं उन सबको मैं कैलकुलेट करूंगा और उसका मैं आईटीसी ले लूंगा। समझ में आ गई? क्योंकि आईटीसी किसको मिलता है, रजिस्टर्ड पर्सन को मिलता है। किसको मिलता है? रजिस्टर्ड पर्सन को मिलता है। और अगर आपने 30 दिन के अंदर अंदर रजिस्ट्रेशन करवा लिया तो आप रजिस्टर्ड कब से माने जाओगे? फ्रॉम द डेट फ्रॉम विच यू आर लायबल टू बी रजिस्टर्ड। समझ में आ रही बात? और अगर 30 दिन के बाद में अगर आपने रजिस्ट्रेशन करवाया तो भैया आपको इसका आईटीसी नहीं मिलेगा और आपको यहाँ टैक्स भी पे करना ही पड़ेगा। आईटीसी तो गियो, साथ में टैक्स भी कियो। आया समझ में? आया? ये चीज हमने डिस्कस की थी, फिर रिमेम्बर। हाँ जी, ठीक है। हाँ जी, ए पर्सन हु टेक रजिस्ट्रेशन अंडर सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 725, कौन सा है भैया? कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, सीटीपी, टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन, shall be entitled to take credit of input tax in respect of input held in stock and input contained in semi-finished goods on the date of the grant of the registration। समझ में आती बात? ये कहता है कि अगर सीटीपी है तो जिस दिन उसके पास में रजिस्ट्रेशन आया है, फ्रॉम द डेट ही इज लायबल नहीं, जिस दिन वो रजिस्ट्रेशन उसके पास में आया है उस दिन से क्या होगा? उस दिन से वो आईटीसी, उस पे जो इनपुट है उस पर आईटीसी ले लेगा। समझ में आ रहा है? Where any registered person ceases to pay tax under section 10, कंपोजिशन इसकी 1.5 करोड़ से ज्यादा हो गया। समझ में आ गया? He shall be entitled to take credit of input tax in respect of input held in stock, input contained in semi-finished or finished goods held in stock, and on capital goods on the day immediately preceding the date on from which he become liable to pay tax under section 9। समझ में आया चीज? Yes, sir. मेरा कंपोजिशन में चल रहा था, कंपोजिशन में था। समझ में आ रही है बात? और यहाँ जाके एक डेट आई, यहाँ जाके 5th में एक डेट आई। 5th मई को मेरा 150 लाख से ऊपर हो गया एग्रीगेट टर्नओवर ऑल ओवर इंडिया बेसिस। समझ में आती बात? वो 150 लाख से ऊपर हो गया तो अब मैं यहाँ पे क्या होऊंगा? एनसीएम में, नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म में आ जाऊंगा। समझ में आ रहा? नॉर्मल चार्ज में आ जाऊंगा, सेक्शन 9 एप्लीकेबल हो जाएगा। पहले क्या एप्लीकेबल हुआ करता था? 10, अब क्या एप्लीकेबल हो जाएगा? 9 एप्लीकेबल हो जाएगा। समझ में आ रहा है ये बात? तो अब ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि 4 तारीख को एंड को मैं क्या चेक करूंगा कि मेरा जो भी स्टॉक है उस पे जो भी मैंने इनपुट टैक्स दिया था उन सब का मैं यहाँ पे क्रेडिट ले लूंगा। जो भी मेरा कैपिटल गुड्स है उसमें से माइनस 5% ऑफ क्वार्टर, 5% ऑफ ईच क्वार्टर। समझ में आया? अभी हमने पढ़ा था 5% ऑफ ईच क्वार्टर या पार्ट ऑफ द क्वार्टर, ये मैं लेस कर दूंगा। ये लेस करने के बाद में जो बैलेंस आईटीसी है तो बैलेंस आईटीसी मैं यहाँ पे ले सकता हूँ। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया? समझ में आया? क्लियर? Provided that capital or credit on capital goods shall be reduced by such percentage as may be prescribed। समझ में आया? कितना परसेंट है वो? 5%। चलिए, आया समझ में? आया चीज? Yes, sir. हाँ जी। Where an exempt supply of goods or service or both are registered person become taxable। लो साहब, पहले क्या था आपका? exempt था। तो भैया exempt था तो आपने आईटीसी ली होगी क्या? नहीं साहब। अब क्या है आपका? ये टैक्सेबल बन गया। याद आया सब थोड़ा सा? तो वही जिस दिन वो टैक्सेबल बना उस दिन तुम्हारा जो भी इनपुट टैक्स, जो भी तुम्हारे पास में स्टॉक है, जो भी तुम्हारे पास में क्या है? स्टॉक है। उस स्टॉक पे जो भी तुमने इनपुट टैक्स पे किया था वो उसका क्रेडिट तुमको
मिल जाएगा। समझ में आ गया? जो भी कैपिटल गुड्स था उसमें से 5% ऑफ ईच क्वार्टर के हिसाब से लेस कर दीजिएगा और जो बैलेंस क्रेडिट है वो यहाँ पे मिल जाएगा। समझ में आया ये चीज? क्लियर है? सेकंड, a registered person shall not be entitled to take input credit under subsection 1 in respect of any supply of goods or services or both after the expiry of the 1 year from the date of the issue of the invoice relating to such supply। हाँ जी, अब ये ध्यान रखना चाहिए कि अब क्या हुआ, मान लो कि मैं नॉर्मल में था और 5 मई को क्या हुआ, मैं नॉर्मल में था और 5 मई को क्या हुआ, मैं तो रास्ते से जा रहा था। हाँ जी, तो 5 मई को क्या हुआ, मेरा टर्नओवर एक्सीड कर गया। 5 मई को मेरा टर्नओवर क्या कर गया, एक्सीड कर गया। ये पहले मैं रजिस्टर्ड नहीं था, मैं पहले रजिस्टर्ड नहीं था, मैं नॉन रजिस्टर्ड पर्सन था, मैं नॉन रजिस्टर्ड पर्सन था। अब मैं क्या हो गया यहाँ पे, 5 मई को मैं क्या हो गया यहाँ पे रजिस्टर्ड। यहाँ पे मैंने क्या किया, रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया। 30 दिन क्या, मैंने तो सेम डे अप्लाई कर दिया मान लो। तो अब 4 तारीख को जो भी स्टॉक है, 4 तारीख को जो भी स्टॉक है, तो अब मैंने कहा 4 तारीख को देखा, मैंने कहा कौन कौन सा स्टॉक है, लाओ भैया। अच्छा, इस स्टॉक पे क्या अभी तक मैंने आईटीसी लिया था क्या? नहीं लिया था। अच्छा, तो आईटीसी लिया नहीं तो अब मुझे फिजिकल काउंटिंग करनी पड़ेगी। अच्छा, मैंने कितना इनपुट टैक्स पे किया है, इसके लिए मुझे क्या देखना पड़ेगा, ये जितने, हाँ जी, ये जितने भी मेरे पास में स्टॉक है इनका मुझे क्या देखना पड़ेगा, परचेज बिल देखना पड़ेगा। क्या देखना पड़ेगा? परचेज बिल देखना पड़ेगा, जो इनवॉइस देखना पड़ेगा। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? अच्छा, अब देखा यार कि ओके, अब एक इनवॉइस देखा कि एक गुड्स तो ऐसा है जो साला मैंने यहाँ पे, ये 4 में 2020 की बात कर रहा हूँ, और एक गुड्स ऐसा है जो मैंने क्या किया, जो मैंने 1 अप्रैल 2019 को परचेज किया था और अभी तक मेरे पास में रखा हुआ है, और अभी तक मेरे पास में रखा हुआ है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, ऐसी कंडीशन, समझ में आ गया? तो आप दो कंडीशंस क्यूमुलेटिव हो गई साहब, दो कंडीशंस क्या हो गई, क्यूमुलेटिव हो गई। क्या क्यूमुलेटिव हो गई? एक तो पहली कंडीशन तो क्या हो गया आपका कि आपका क्या होना चाहिए भैया, देखो समझो, पहली कंडीशन तो क्या हो गई आपकी, अरे यार एक दिन में सीवियर कफ में हो जाता है। कोई मैसेज मैंने भी देखा, अभी देखा है मैंने, जस्ट उन्होंने 9:57 पे मैसेज किया, अभी देखा है मैंने। Having severe cough, नहीं अभी जो मैं बात करता हूँ। हाँ जी, सो यहाँ पे अगर मैं बात कहता हूँ परचेज बिल मेरा क्या था, परचेज बिल इनवॉइस, समझ में आया तुमको ना? तो अप्रैल क्या आपके पास में, ये अप्रैल। तो अब क्या हुआ कि दो क्यूमुलेटिव कंडीशंस हो गई। तो पहली कंडीशन तो क्या हो गई भैया, विदिन 30 डेज, विदिन 30 डेज तुम क्या करा लोगे, रजिस्ट्रेशन करा लोगे। अगर तुम विदिन 30 डेज रजिस्ट्रेशन करवा लेते हो तो ऐसे इनपुट जो 1 साल से कम समय से तुम्हारे पास में है, जो 1 साल से कम समय के लिए तुम्हारे पास में है, उन पे तुमको आईटीसी मिल जाएगा। आया समझ में? नहीं आया समझ में? क्लियर है? पॉइंट क्लियर है? चलिए, बहुत बधाई। चलिए, हाँ जी, बोथ सप्लाई बाय एम होली एग्जामिनेशन पे। हाँ जी, कहाँ चला गया रे, ये रहा। समझ में आया चीज? ये समझ में आ गया आपको? सेकंड, थर्ड, इसका कौन सा सेक्शन पढ़ रहे हैं? सेक्शन 18 सबसेक्शन 3 where there is a change in the, हाँ तो मानना है कि अपन ले सकते हैं। अगर कुछ नहीं दिया हुआ तो आप ये मानिए 1 साल से कम के लिए है,
1 Yes, साल से sir. कम के लिए है। समझ में आ गई बात? हाँ जी। Where there is a change in the constitutions of a registered person on account of sale, merger, demerger, amalgamation, lease, or transfer of business with specific provisions for transfer of the liability, and the said registered person shall be allowed to transfer the input tax credit which remain unutilized in his electronic। सीधी सी बात है यार। Yes, sir. मेरे पास में मैं अभी रजिस्टर्ड मैं अभी बिजनेस कर रहा हूँ, मैं बिजनेस कर रहा हूँ और क्या हो गया कि मैं उसकी मेरे अंदर आईटीसी पड़ा है। उस बिजनेस में क्या है, आईटीसी, इलेक्ट्रॉनिक लेजर में क्या है, आईटीसी है। अब मैंने वो बिजनेस मैंने सपोज प्रभात को ट्रांसफर कर दिया, मैंने बिजनेस किसको ट्रांसफर कर दिया, प्रभात को ट्रांसफर कर दिया। नाउ अब वो आईटीसी कौन यूज कर सकता है, प्रभात यूज कर सकता है। समझ में आ रही है बात? क्लियर है? प्रोवाइडेड मैंने सारी एसेट्स और लायबिलिटीज को ट्रांसफर किया है, पूरा बिजनेस अगर शिफ्ट हो जाता है तो फिर आगे वाला उसको क्या कर सकता है, ट्रांसफर। समझ में आ रही बात? नहीं है समझ? Yes, sir. हाँ जी। Where any registered person who has avail of input tax opt to pay, हाँ जी, where any registered person who have availed of input tax credit opt to pay tax under section 10, or where the goods or service both supplied by him become wholly exempt। क्या कहता है ये कहता है अभी तुम सब नॉर्मल चल रहे थे, तुम अभी नॉर्मल चल रहे थे, नॉर्मल टैक्स पे कर रहे थे, चलते चलते तुम्हें ख्याल आया कि अब मुझे क्या चाहिए, कंपोजिशन चाहिए। अब क्या चाहिए, कंपोजिशन चाहिए। या चलते चलते तुम्हारा जो भी आउटपुट सप्लाई था वो क्या हो गया, एग्जेम्प्ट हो गया। क्या हो गया, एग्जेम्प्ट हो गया। समझ में आ गई? तो वो कहता है कि जिस दिन ये ख्याल आया या जिस दिन ये एग्जेम्प्ट हुआ उससे जस्ट पहले का दिन देखिए, उस दिन जो भी तुम्हारे पास में इनपुट टैक्स पड़ा, जो भी तुम्हारे पास में इनपुट स्टॉक है, जो भी तुम्हारे पास में क्या है, इनपुट स्टॉक है, उस पे जो तुमने आईटीसी ले रखी है, उसको क्या कर दो, रिवर्स कर दो। उसको क्या कर दो, रिवर्स। समझ में आया? मैं पहले कंपोजिशन में था, अब नॉर्मल में आ गया, तो जो मेरा स्टॉक पड़ा था, जो मेरा स्टॉक, पीछे हो जा और थोड़ा पीछो तू। हाँ बिल्कुल, बस ऐसे। हाँ ये ऐसे नहीं बैठा था। समझ में आया? हाँ जी। सो अगर मैं बात कहूं यहाँ पे, देखिए पहले क्या पढ़ा था मैंने कि मैं पहले कंपोजिशन में था और वहां से मैं नॉर्मल में आ गया। तो जिस दिन मैं नॉर्मल आया उससे जस्ट एक दिन पहले तक का जो भी मेरे पास स्टॉक पड़ा था, उसमें जो भी मेरा इनपुट टैक्स मैंने पे किया था, उसका क्रेडिट मैं अब ले लूंगा। अब रिवर्स है, अब मैं नॉर्मल चल रहा हूं, अब किस में आ गया, कंपोजिशन में आ गया या एग्जेम्पशन में आ गया। तो बेटा जिस दिन ये हुआ उससे जस्ट एक दिन पहले का क्लोजिंग स्टॉक, स्टॉक, उस पे जो भी मेरा आईटीसी है उसको मैं क्या करूंगा, रिवर्स। समझ में आया? हाँ जी, उसको मैं रिवर्स का मतलब मैं पे कर दूंगा। या तो मैं कहां से, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से रिवर्स कर दूं, और अगर उसमें बैलेंस नहीं है तो कैश लेजर से मुझे क्या करना पड़ेगा, हाँ पे करना पड़ेगा। आपको समझ में आया? समझ में आया? और दुविधा देखो, वो कहता है कि तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में, सपोज करिए 1000 रुपया पड़ा है। कितना पड़ा है, 1000 रुपया पड़ा है, और तुमको रिवर्स 800 ही करना है, तो 800 रिवर्स कर दिया, पीछे 200, कुछ नहीं होगा, लैप्स हो जाएगा। प्रोवाइडेड दैट आफ्टर पेमेंट ऑफ सच अमाउंट द बैलेंस ऑफ इनपुट क्रेडिट शैल बी लैप्स्ड। समझ में आ गया? अच्छा साहब, नेक्स्ट क्या कहता है, द अमाउंट ऑफ क्रेडिट अंडर सबसेक्शन 1 and the amount payable under subsection 4 shall be calculated in such manner as may be prescribed। ठीक है भैया, जैसा तुम कहोगे वैसा हम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी। इन केस, इनको तो एक सेक्शन बनाना चाहिए था यार, ये सारा क्या करते हैं, एक साथ ही कर देते हैं कि भैया एज में कहीं पर भी कुछ भी कर सकता है, हर जगह लिखने की जरूरत ही नहीं होती। हाँ जी। अब सेक्शन 6 क्या कहता है, इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ कैपिटल गुड्स, क्या भैया ये कैपिटल गुड्स or plant and machinery on which input tax credit has been taken, the registered person shall pay an amount equal to input tax credit on said capital goods or plant and machinery, reduced by such percentage as prescribed, or the tax on the transaction value of such capital goods or plant machinery determined under section 15, whichever is higher। समझ में आती है बात? नहीं आती समझ में? ये क्या कहता है, इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ कैपिटल गुड्स,
और प्लांट एंड मशीनरी। क्या किया मैंने कोई कैपिटल गुड्स है, या अगर सरल शब्दों में कहूं तो फिक्स एसेट्स। सरल शब्दों में कहूं तो क्या? फिक्स एसेट्स। मैंने फिक्स एसेट्स को सेल कर दिया। मैंने सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, पोजीशन क्या आ रही है? सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। मैंने फिक्स एसेट्स को क्या किया? सेल कर दिया। साहब समझिए, मैंने क्या किया? मैंने एक फिक्स एसेट्स परचेज किया था 1 जनवरी को। 1 जनवरी 2015 को 2001 को मैंने फिक्स एसेट्स परचेज किया। समझ में आया? और इसको मैंने सेल कर दिया 31 दिसंबर। यूज किया मैंने, 3-4 साल मैंने यूज किया होगा। और 31 दिसंबर 2003 को मैंने सेल कर दिया। कितने महीने यूज किए भैया? कैसे 24 महीने? 36 महीने नहीं होंगे क्या? अरे 1 2 3 का एंड 36 महीने डिवाइड बाय 4, कितना क्वार्टर? 9 क्वार्टर। 9 चौक 36। हाँ जी, समझ में आ रहा है? एक क्वार्टर का कितना परसेंट? 5%। तो टोटल कितना? 45%। आता है समझ में? आता है? वो कहता है कि आपको क्या करना है। अब मैंने 31 दिसंबर को सेल किया। मान लेते हैं कि यहाँ पे समझे, मान लेते हैं कि मैंने 2 लाख में परचेज किया था। 2 लाख में परचेज किया था और उस पर जो टैक्स था वो टैक्स मैंने 14% से 28,000 का मैंने टैक्स पे किया था। समझ में आ रहा है? मैंने इसको सेल किया। अब इसको अगर मैं सेल कर रहा हूँ, अब इसको मैं सेल कर रहा हूँ, मान लो अब ये नहीं बिक, मैं 20,000 पे सेल कर रहा हूँ। हाँ नहीं, ही इज राइट। 3 महीने होता है, हाँ साल में 4, 3 साल में 4, 12 में। हाँ जी, ही इज राइट, ही इज राइट सर। 60 हो जाएगा। 36 डिवाइड बाय 3, 12 इंटू 5। हाँ जी, अब मैंने 2003 में इसको सेल किया 20,000 में। क्या सेल किया? 20,000 में। जीएसटी का रेट वही 14%। 14% तो इंटू 20,000 कितना लिया होगा मैंने? दैट इज 2800। एक तो जीएसटी ये है, समझ में आ रहा है? और मैं कैलकुलेट करूंगा पहले कितना जीएसटी लिया था मैंने। इनपुट लिया था 28,000 लिया था इनपुट 28,000 माइनस 28,000 का 60%, 5% के हिसाब से कितना आता है? 60 लेस करने के बाद में 11,200 है। तो कहता है कि इन दोनों में से विच एवर इज हायर, उसको आप क्या करोगे? रिवर्स करोगे। ओए रिवर्स करोगे, समझ में आ रहा है? उसको आप क्या करोगे? रिवर्स करोगे, ऐसे आउटपुट की तरफ पे करोगे। समझ में आता है? तो क्या पे करूंगा मैं? 11,200। समझ में आई ये चीज? हाँ जी, देखिए, in case of supply of capital goods यानी sale of the fixed assets on which input tax credit has been taken, जिसपे मैंने क्या लिया हुआ है? ITC लिया हुआ है। ITC लिया हुआ है। The registered person shall pay an amount equal to the input tax credit taken on the said capital goods on plant and machinery reduced by such percent। यानी कि जो ITC लिया हुआ है मैंने 28,000 का जो ITC लिया था माइनस रिड्यूस बाय एज सच परसेंट, जो 5% पर क्वार्टर कहता है वो, हाँ, एज में बी प्रेस्क्राइब्ड, और उसको हम किससे कंपेयर करेंगे भैया? और द टैक्स ऑन द ट्रांजैक्शन वैल्यू ऑफ सच कैपिटल गुड्स, यानी कि ट्रांजैक्शन वैल्यू उसकी कितनी थी आपकी? 20,000। जो मैं बेच रहा हूँ ना उसकी 20,000। समझ में आती है? विच एवर इज हायर, तो विच एवर इज हायर का ये आया, समझ में आया? चीज क्लियर है? पॉइंट क्लियर है आपको? हाँ जी। Provided that where refractory bricks, molds and dies, zigs and fixtures are supplied as scrap, the taxable person may tax on the transaction value। हाँ जी, अगर अब आपने उसको एज ए स्क्रैप बेचा है, एज ए क्या बेचा है? स्क्रैप बेचा। देखिए, जैसे कबाड़ के भाव में बेचा है, किलो के भाव में बेचा है, तो फिर ये सब देखने की जरूरत नहीं है। तब तो सिर्फ क्या आएगा आपका? जो ट्रांजेक्शन वैल्यू है उस पे आपका जो जीएसटी बनता है वो आपका जीएसटी आ जाएगा। समझ में आती बात? अगर आपने उसको एज ए स्क्रैप सेल किया है, तो स्क्रैप सेल किया है तो आप क्या कर सकते हैं बेटा? तब ये देखने की आवश्यकता नहीं है। समझ में आई बात? ये क्लियर है? पॉइंट क्लियर है? हाँ जी।
अच्छा, इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ CGST, अब कुछ रूल्स हैं भैया। मैनर ऑफ क्लेमिंग क्रेडिट इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस, जो ऊपर के स्पेशल सर्कमस्टांसेस थे तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, क्या इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी, उसका प्रोसीजरल पार्ट अब यहाँ पे दिया हुआ है, उसका प्रोसीजरल पार्ट अब यहाँ पे दिया हुआ है। आइए हम पढ़ते हैं। द इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम्ड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 1, ठीक है भैया, held in stock semi furnished, ये सब कहता है, shall be subject to the following condition। क्या कहता है भैया कि ऊपर जो आप ये सब कर रहे हो ना कि आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा, ये सेक्शन 1 में आपने देखा कि पहले तुम नॉर्मल थे, नॉर्मल से अब टैक्सेबल में आए, तो जो जिस दिन नॉर्मल थे उससे एक दिन पहले जस्ट तुम्हारा जो भी क्लोजिंग स्टॉक था उसके अंदर जो भी आईटीसी तुमने पे किया था वो तुमको मिल जाएगा, और वो 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए, ये बात थी ना आपकी। तो ये कहता है लेकिन और कुछ कंडीशंस भी है, नादान बच्चे, कुछ और कंडीशंस भी है। The input tax rate on capital goods in terms of clause C and D and subsection 1 shall be claimed after reducing the tax paid on such capital goods by 5%। आया समझ में? आया ये नहीं आया समझ में? वो जो -5% करते हैं ना, ये वो बात कर रहा है, समझ में आ रही बात? वो क्या कहता है, कैपिटल आफ्टर रिड्यूसिंग, वो बोला था ना परसेंटेज एज में प्रेस्क्राइब, तो परसेंटेज कितना है यहाँ पे 5%, तो कितना रिड्यूस करना है 5%। बात समझ में आती है? चलिए, द रजिस्टर्ड पर्सन शैल विद इन ए पीरियड ऑफ 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ बिकम एलिजिबल टू अवेल द इनपुट टैक्स क्रेडिट ब्ला ब्ला ब्ला, हाँ जी, पीरियड नोटिस शैल मेक ए डिक्लेरेशन इलेक्ट्रॉनिकली ऑन द कॉमन पोर्टल in form number GST ITC1 to effect that he is eligible to avail tax credit। मतलब 30 दिन के अंदर उसको रजिस्ट्रेशन के लिए तो अप्लाई करना ही है, साथ में एक आईटीसी का डिक्लेरेशन भी देना है, एक आईटीसी का डिक्लेरेशन भी देना है कि भैया मेरे पास में इतना स्टॉक पड़ा है और इसके अंदर इतनी आईटीसी अवेल कर सकता हूं। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? कि मेरे पास में इतना स्टॉक पड़ा है और इसके अंदर, यानी 30 डेज के अंदर, विद इन द 30 डेज आपको एक डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। अच्छा, इस इन डेट को चाहे तो सपोज करो स्टॉक की कैलकुलेशन में आपको टाइम लग रहा है तो आप एप्लीकेशन देके टाइम लिमिट को एक्सटेंड करवा सकते हैं, लेकिन रजिस्ट्रेशन का टाइम लिमिट एक्सटेंड नहीं होता। समझ में आ गया? तो यहाँ पे 30 दिन के अंदर आपको क्या देनी है बेटा, एक डिक्लेरेशन देनी है। कौन से फॉर्म में? जीएसटी आईटीसी 01। जीएसटी आईटीसी 01 का मतलब क्या हो गया? ये जीएसटी आईटीसी, ये फॉर्म नंबर याद रखना बेटा, जीएसटी आईटीसी 0। क्लियर? Provided that any extension of the time limit notified by the Commissioner of State or the Commissioner of the Union Territory shall be deemed to be। समझ में आती बात है? वो कुछ नहीं कहता है कि भैया जनरली क्या होता है कि यहाँ पे आपको अगर ये CGST के अंदर पढ़ रहे हैं आपको डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी। समझ में आती बात? अब उसने क्या कहा कि अगर तुम्हारे स्टेट के कमिश्नर ने, तुम्हारे जहां पे स्टेट के कमिश्नर ने तुमको टाइम लिमिट को एक्सटेंड कर दिया, 30 की जगह 40 कर दिया, 45 कर दिया, तो यही माना जाएगा कि भैया सेंट्रल वालों ने भी कर दिया। समझ में आई ना? वो तो एक जगह रजिस्ट्रेशन होता ही, इफ यू रिमेंबर कि एक जगह इन्फॉर्मेशन देते हो तो सब जगह इन्फॉर्मेशन मानी जाती है, याद है ना? हाँ जी, सेम। अब देखिए सी, द डिक्लेरेशन अंडर क्लॉज बी। क्लॉज बी का डिक्लेरेशन कौन सा हो गया? ये आपका 30 डेज वाला क्लॉज। समझ में आती है? शैल क्लियरली स्पेसिफाई द डिटेल्स। हाँ भैया, अब इसके अंदर होगा क्या कि क्या इनपुट है जो स्टॉक में पड़ा हुआ है, फिनिश गुड्स के अंदर कौन सी चीजें हैं, कैपिटल गुड्स क्या है, ऑन द डे immediately preceding the date from which he become liable to pay tax under provision of this act। बात समझ में आती है नहीं आती है? जो एक्ट ने बोला वही रूल ने बोला कि तुम उसके जस्ट एक दिन पहले जो स्टॉक है, जो कैपिटल गुड्स है, उसके बारे में सारी क्लियर डिटेल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करोगे, जो कि तुम्हारा जीएसटी आईटीसी 01 का फॉर्म है, उसको पूरा डिटेल में फिलअप करोगे। समझ में आती है? ऑन द डे इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑन विच ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन। ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन कब काम आता है? ये आपका कैजुअल सीटीपी में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ जी। ऑन द डे, ये कब काम आएगा आपका? ऑन द डे इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट फ्रॉम विच ही बिकम लायबल टू पे द टैक्स अंडर सेक्शन 9 कंपोजिशन में। अरे 10 से वो 9 में आया ना, तो जिस दिन 9 में एप्लीकेबल रहा तो आया समझ में? हाँ जी। On the day immediately preceding the date from which the supply made the registered person become taxable। exempt से क्या हो गया आपका?
टैक्सेबल हो गया, एग्जेम्प्ट सप्लाई से क्या हो गया आपका टैक्सेबल। समझ में आ गया? जिस दिन ये तुम्हारे इवेंट हो गए, जिस दिन तुम्हारी इवेंट हो गए उससे जस्ट एक दिन पहले क्या करना है आपको, एक दिन पहले। समझ में आ गया चीज? चल नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है साहब आपका? The input tax credit claim in accordance with the provision of subclause C, D of subsection 1 of the section 18. अब देखिए C, D of subsection 1 of 18, ये 18 की 18 क्या बात करता था भैया अपना? 18 ये बात करता था, देखिए अगर मैं बात करता हूँ, ये रहा 18 का क्या था? क्लॉज 1 का क्या था आपका? C, ये रहा आपका C। समझ में आ रही है बात? उसके बाद में D, ये रहा आपका D। समझ में आता है? एग्जेम्प्ट सप्लाई से ही आता है। अच्छा, तो वो क्या कहता है यहाँ पे? अब देखिए, अब वापस बात करते हैं हम यहाँ पे, कहाँ थे अपन? यहाँ पे द इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम इन अकॉर्डेंस विद द क्लॉज सी एंड डी ऑफ द सबसेक्शन 1 ऑफ द सेक्शन 18 किसकी बात करता है? कंपोजिशन की बात करता है। तो कंपोजिशन से नॉर्मल, एक में तो क्या था? कंपोजिशन से नॉर्मल, और दूसरे में क्या था आपका? दूसरे में क्या था आपका? एक में तो क्या था? कंपोजिशन से नॉर्मल। क्या पढ़ रहा हूँ मैं? क्या पढ़ा रहा हूँ? समझ? हाँ, तो एक में क्या था आपका? कंपोजिशन से नॉर्मल में गए थे आपके क्लॉज सी में, क्लॉज डी में क्या था? एग्जेम्प्ट से टैक्सेबल में चले गए थे। समझ में आ गया? हाँ जी। अब यहाँ पे shall be verified with the corresponding details furnished by the corresponding supplier in form number GSTR1 as the mails KB in the form number GSTR4 on a common portal. क्लियर है? तो कॉमन पोर्टल के अंदर उनको अलग से GSTR4 में एक इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी जो कि उनका, अच्छा GSTR4 में, अब बात समझ में आती कि नहीं आती है? अब इसमें क्या हुआ? GSTR4 ऑन द कॉमन पोर्टल, तो इसमें क्या हुआ कि आपको GSTR4 के अंदर भी इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। GSTR4 में भी आपको क्या देनी पड़ेगी? इंफॉर्मेशन। प्रोसीजरल पार्ट है, ठीक है ना? ये प्रोसीजरल पार्ट है कि आपको इसमें इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी, इसमें इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। क्लियर है? डी पॉइंट रह गया। हाँ जी। The detail furnished in declaration under clause B shall be duly certified by the, अरे हाँ जी, ये जो डिटेल है जो आप फर्निश कर रहे हो, ये प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट के द्वारा सर्टिफाइड होनी चाहिए। समझ में आ गया? और अ कॉस्ट अकाउंटेंट। समझ में आता है बात? क्लियर है? लेकिन अगर वो कब होनी चाहिए? अगर उनकी कीमत कितनी है? आईटीसी कितना है बेटा? अगर तुम्हारा 2 लाख से ज्यादा है, 2 लाख से ज्यादा आईटीसी तुम ले रहे हो, तो किससे सर्टिफाई करवाओगे? चार्टर्ड अकाउंटेंट से सर्टिफाई। आया? समझ में आया? हाँ जी। Second point, the amount of credit in case of supply of capital goods or plant machinery for the purpose of subsection 6, ठीक है, shall be calculated by reducing the input tax on said goods as rate कितना परसेंट? 5%। जो 5% हम रिड्यूस करते थे ना, समझ में आती है बात? चल, फिर रूल क्या कहता है? वही ट्रांसफर ऑफ सेल मर्जर। तो भैया इसकी भी आपको फॉर्म नंबर किसमें? GST ITC 2 में डिटेल देनी पड़ेगी। समझ में आ गया? अगर आपने किसी और की ITC, आपने बिजनेस परचेज किया है, उसकी वजह से आपकी ITC आ रही है, तो आपको फॉर्म नंबर GST ITC 2 में डिटेल देनी। समझ में आती है? हाँ जी। Provided that in case of the demerger, the input tax credit shall be apportioned in the ratio of the value of the asset of the new unit as specified in the demerger scheme. डीमर्जर में क्या होता है पता है आपको? डीमर्जर में क्या होता है? जैसे एक यूनिट 1 है आपकी, ये यूनिट 1 है, अब इसकी क्या हो गई? आपने 2 यूनिट बना दी। समझ में आ गया? इसकी आपने यूनिट A बना ली और यूनिट B बना ली, सेपरेट यूनिट बना ली, दैट इज कॉल्ड द डीमर्जर। तो इसका जो आईटीसी था, अब वो 2 में डिवाइड हो जाएगा, A में और B में। किसके बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू ऑफ एसेट्स। समझ में आ गई बात? कि इसकी एसेट्स की वैल्यू यहाँ पे 40 लाख है, इसकी 30 लाख है, तो ये जो आईटीसी है 4 और 3 में बढ़ जाएगा। आ गया? समझ में आ गया चीज? चलिए, explanation. For the purpose of this sub rule, it is hereby clarified that value of assets means the value of the entire assets of the business. समझ में आती बात? Yes, sir. पूरे बिजनेस की एसेट्स को लेंगे, भले उन पे हमने क्रेडिट लिया है या नहीं लिया। चलिए, the transferor shall also submit a copy of certificate issued by the practicing chartered accountant. समझ में आती बात?
क्लियर है यहाँ पे कि डीमर्ज इन सब में क्या होगा, एक तो होता है ट्रांसफर और दूसरा क्या होता है ट्रांसफरी। तो ट्रांसफर को क्या करना है भैया, एक रिपोर्ट देनी है, किससे, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट से एक सर्टिफाइड रिपोर्ट करवा के उसको देनी है। समझ में आता है कि नहीं आता है? मैंने अपना ये बिजनेस ट्रांसफर किया है। ट्रांसफर शेयर ऑन द कॉमन पोर्टल, ये चीज ITC 2 में क्या करेगा, रिटर्न फाइल डिक्लेरेशन। समझ में आ गया? देखिए यहाँ पे ITC 02 में किसने दिया, ट्रांसफरर ने। समझ में आ गया? और ये ऑटोमेटिकली कहाँ गया आपका, ये यहाँ पे कौन देगा आपका, ट्रांसफरी। कौन देगा यहाँ पे, ट्रांसफरी। समझ में आ रहा है चीज, सिस्टम समझ में आया आपको? द इनपुट एंड कैपिटल गुड्स ट्रांसफर्ड शैल बी ड्यूली अकाउंटेड बाय द ट्रांसफरी इन हिज बुक्स ऑफ अकाउंट। डेफिनेटली उसके बुक्स ऑफ अकाउंट में से ही तो आएगा, उसको अकाउंटिंग करना ही पड़ेगा। समझ में आती है बात? हाँ जी। अब देखिए ये जो है आपका रूल 41A, ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट ऑन ऑब्टेनिंग सेपरेट रजिस्ट्रेशन फॉर मल्टीपल प्लेसेस ऑफ बिजनेस विद इन अ स्टेट और यूनियन टेरिटरी। क्या हम एक ही स्टेट और यूनियन टेरिटरी के अंदर एक से ज्यादा रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं क्या? ले सकते हैं, अगर आप चाहें तो। ये आपके ऑप्शन पे डिपेंड करता है। A registered person who has obtained separate registration for multiple places of business in accordance with the provision of Rule 11 and who intended to transfer either wholly or partly the unutilized input tax credit laying his electronic ledger to any or all of the new registered places of business shall furnish within a period of 30 days from obtaining such separate registration the detail in form number GST ITC 02A electronically on common portal either directly or through a facilitation center notified in this behalf by the commissioner। बताओ क्या क्या बोला ये? कमिश्नर का क्या मतलब है? उसके अलग अलग मतलब ब्रांचेस है, तो उसने इस ब्रांच का ITC उधर ट्रांसफर करा तो विद इन 30 डेज उसको ये फॉर्म इशू करना पड़ेगा। विद इन 30 डेज क्या कहता है ये? देखिए एक रजिस्टर्ड पर्सन है जिसने क्या किया है, सेपरेट रजिस्ट्रेशंस लिए। समझ में आ गया? और वो क्या करना चाहता है कि अच्छा सबसे पहले वो अपने एक जगह की अनयूटिलाइज क्रेडिट क्या दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकता है क्या? कर सकता है। तो इसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, GST। इसके लिए क्या करना पड़ेगा इसको, GST का जो ITC 2A है, ITC क्या है आपका 2A है, इसमें क्या करना पड़ेगा बेटो, इसमें आपको डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। आया समझ में? इसमें आपको डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। Provided that the input tax credit shall be transferred to the newly registered entity in the ratio of the value of the assets held by them at the time of registration। समझ में आता है बात? क्या मतलब हो गया कि अगर सपोज कीजिएगा एक आपका वो अभी डीमर्जर की बात कर रहे थे हम, यहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन है आपके पास में, अब आपने क्या किया, 2 रजिस्ट्रेशन और ले लिए, तो इनके यहाँ पे जो एसेट्स की वैल्यू है वहां पर उस वैल्यू के प्रोपोर्शनेट में ही आप क्या कर सकते हो, अपनी ITC को ट्रांसफर कर सकते हो। समझ में आती है चीज? नहीं आई समझ? क्लियर है? हाँ जी। बस ये तो होने वाला है, बस थोड़ा सा ही है अब तो। खत्म हो जाएगा। चलिए आप एक काम कीजिएगा, यहाँ तक पढ़ के आइएगा जितना अपन ने किया है। हाँ जी चलिए, या जहां तक हमने पढ़ा है ना, एक बार बेटा उसकी रीडिंग पूरी रीडिंग लेके आना है। और आप अच्छा भैया आज के नोट्स कौन बनाएगा? तू बना लेगी? कोई बनाया नहीं तूने? तो आज की तू बना लियो, ठीक है? आज की सारे तू बना, इस चैप्टर का पूरा बना के कल तक दे देना मेरे को। बनाए हुए होंगे ना, बाकी कल तक दे देना, ठीक है? चलिए थैंक यू।